डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स 2023 के लिए हम लोग 36 महीने के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मई 2020 से लेकर मई 2023 तक का करंट अफेयर होगा। इस सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने पॉलिटी को कवर कर लिया है ना, काफ़ी हद तक उसका पोर्शन कवर हो चुका है। आईआर को कवर कर लिया है। अब हम लोग इकॉनमी के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इकॉनमी में ये लगभग हमारी अंतिम वीडियो होगी, जिसमें हमारी 5 वीडियो हो गई। इसके बाद 4 से 5 वीडियो या 3-4 वीडियो और आएंगी। अगर आपको टोटल 10 वीडियो में पूरा इकोनॉमिक का 36 महीने का करंट अफेयर मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ आप लोगों के लिए हो सकता है ना। सबसे टफेस्ट एग्जाम है, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है यूपीएससी का इकोनॉमी, तो उसको मैंने बहुत आसानी से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोग देखोगे अभी तक की जितनी वीडियोज़ आई हैं किसी भी सब्जेक्ट की हों, मैंने उन्हीं टॉपिक्स को उठाया है जो प्रीलिम्स में या तो यूपीएससी पूछ रहा है, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पर टॉपिक बन सकता है, तो वो चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। होता क्या है ना, देखो एज इट इज़ कई बार हो सकता है कि सवाल इस तरह से ना भी बने, बट जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ना, उस टॉपिक को बहुत उसी से आसपास रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से क्लैरिटी अगर आपको है और आपने रिवाइज कर रखा है चीज़ों को, या अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जब ये वीडियो आप लोग सुनते हैं, पूरे फोकस से सुनते हैं ना, तब आपकी चीज़ें गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो ये लोग आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे कि अब तक मैंने किस तरह से कंटेंट को कवर करने की कोशिश की है। 36 महीने ही क्यों? क्योंकि यूपीएससी कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है ना। हम लोग चाहते हैं कि 20 से 22 सवाल जो करंट अफेयर में आते हैं ना, हम इसमें से हमारा एक भी गलत ना हो। ठीक है, कोशिश तो ये है, बट फिर भी अगर हम लोग 15 प्लस भी सही कर ले गए ना इसमें, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा इजाफा आपके मार्क्स में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 20 मई 2023 से पहले सारी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में जो बच्चे 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 25 वाले, 26 वाले, इवन 27 वाले, सबके लिए ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो बेसिक मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, करंट अफेयर के साथ जो स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की कोशिश हो रही है, उसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हर साल में इंपॉर्टेंट है। हर साल के करंट अफेयर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकॉनमी का 5th पार्ट है। चलो जल्दी से हम लोग चीज़ें देखते हैं कि अब हम लोगों को क्या देखना है। देखो, एक फैक्ट याद रखो कि जो चाय का उत्पादन है ना, भारत इसमें, ठीक है, चाय का 2nd बड़ा उत्पादक है वर्ल्ड में। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि जो निर्यातक अगर हम देखें, उत्पादक कितना बड़ा है? 2nd बड़ा। अगर हम लोग यूपीएससी मान लीजिए पूछ ले कि निर्यातक कौन सा है भारत, ठीक है, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फैक्ट यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता है। ऐसे नहीं पूछेगा सवाल कि भाई भारत जो है चाय का कौन सा बड़ा उत्पादक है, नहीं, ये एसएससी टाइप का क्वेश्चन है। बट यूपीएससी जो स्टेटमेंट बनाएगा ना, जैसे मान लीजिए 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, उसमें से किसी एक स्टेटमेंट में ऐसे लिख देगा यूपीएससी कि भारत जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट वो। ठीक है, तो फैक्ट को पूछ तो रहा है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से यूपीएससी पूछ रहा है, तो हमें गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। चलिए, ठीक है, तो निर्यातक हमें पता लग गया कि 4th बड़ा निर्यातक है भारत और 2nd बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो इसको लेकर चीज़ों को आप लोगों को याद भी रखना है कि भारत जो है ना, काफ़ी उच्च गुणवत्ता की चाय का निर्यात करता है। ठीक है, जिसमें दार्जिलिंग चाय जो है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, असम की चाय है, नीलगिरी चाय है, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं पर भारत जो है चाय का जो है निर्यात करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखो, एक ना एक 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 आप लिख लीजिएगा, एक उत्पाद है जिसको बोलते हैं एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन। ठीक है, अगर मान लीजिए यूपीएससी सवाल में ये पूछता है, अगर मान लीजिए यूपीएससी सवाल में बस इतना पूछ लेता है कि ये भाई न्यूज़ में रहता है, ये है क्या? ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखो, ये एक कीटनाशक, इसको वैसे यूरोपीय संघ बोलता है। ठीक है, यूरोपीय संघ बोलता है कि ये कीटनाशक है। ठीक है, और भारत की चाय में पाया जाता है। भारत ने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये एंथ्रोक्वेनिन जो है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन है। भारत कहता है ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, या
इसको प्रदूषक भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये जो है कीटनाशक नहीं है, भारत इस चीज़ को नकारता है। तो अगर मान लीजिए यूपीएससी ये पूछ ले, मतलब आप समझ गए, यूरोपीय संघ ये बोलता है कि भारत जो चाय निर्यात करता है ना, उसके अंदर ये कीटनाशक पाया जाता है, इस वजह से हम इनकी चाय को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डब्ल्यूटीओ में भारत को लेकर, इस चीज़ को लेकर केस भी कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। तो एंथ्राक्विनोन अगर यूपीएससी न्यूज़ में पूछ लेता है कि भाई ये न्यूज़ में रहा है, क्या है ये, तो आपको याद रखना है, या तो वो कीटनाशक देगा ऑप्शन में, या फिर वो हाइड्रोकार्बन देगा, प्रदूषक देगा। तो मुझे जहां तक लगता है कीटनाशक वो नहीं देगा, क्योंकि हम लोग मानते ही नहीं है इसको कीटनाशक। तो हो सकता है यूपीएससी का जो ऑप्शन बनेगा ना, वो बनेगा कि हाइड्रोकार्बन या प्रदूषक है जो न्यूज में रहता है, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे, इसको गलती नहीं होगी। चलिए भाई, एक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है पूंजी खाता परिवर्तनीयता, ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी को लेकर है। देखो यूपीएससी, एक तो आप ये समझ लो, सबसे पहले तो ये देख लो कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती क्या है, ठीक है। इसको आप हिंदी में लिख देता हूं मैं, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, ठीक है। देखो होता क्या है ना, जनरली अगर आप देखोगे जो लेन देन होता है, जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं ना, तो घरेलू मुद्रा जो है, ठीक है, घरेलू मुद्रा में विदेशी मुद्रा तब्दील हो जाए, ठीक है। दोनों चीज़ें, घरेलू मुद्रा जो है वो विदेशी मुद्रा में तब्दील हो सके एकदम से, ठीक है, बिल्कुल रोक टोक ना हो उस पर, और विदेशी मुद्रा जो है वो घरेलू मुद्रा में तब्दील हो सके, ठीक है। इसमें बदलने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं पूंजी खाता परिवर्तनीयता, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब देखो यूपीएससी का सवाल ये है, हर बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसको लेकर बनता है, हर बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे ना, एक क्वेश्चन यूपीएससी इस पर पूछ ही रहा है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये देखो भाई, सबसे जो बार बार यूपीएससी ऑप्शन में देता है वो टॉपिक ये है कि क्या भारत में पूरी तरह से पूंजी खाता परिवर्तन लागू है, तो गलत हो जाएगा, भारत में आंशिक है, ठीक है। हम लोग पूर्ण कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ नहीं किए हैं, इस चीज़ को लिख के रख लेना कि भारत में कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, आंशिक है, कुछ हद तक करते हैं, बाकी पूरी तरह से अलाउ नहीं है। इसको लेकर बहुत बहस चलती रहती है, क्यों नहीं है उसको लेकर भी एक लाइन में चीज़ें समझ लो आप, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, जो तारापुर समिति थी, पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या इतिहास क्या रहा है। तारापुर समिति बनाई गई थी, ठीक है, तारापुर समिति बनाई गई थी 1997 में। इसने सिफारिश की थी कि भारत में ना कंप्लीट पूर्ण कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को आप लागू कर दो, ठीक है, बट माना नहीं गया था इस बात को, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, फिर 2006 में भी एक समिति बनाई, उसने फिर हालांकि इस बात को बोला, फिर से तारापुर समिति ही बनी, उसने बोला कि ठीक है, भारत में ना धीरे धीरे करके हमें पूर्ण कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। पहले तो अब आपको मैंने ये बता दिया ना कि ये है क्या, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए रुपया है, एकदम से डॉलर में तब्दील हो सके, डॉलर एकदम से रुपये में तब्दील हो सके, ये चीज़ें जो है एकदम चेंज हो सकें, ठीक है। अब देखो इसका नुकसान क्या है, क्यों नहीं करते हम, क्यों इसको लेकर बहस चलती रहती है। वो ये देखो हुआ क्या था, जितनी बार भी आर्थिक संकट आए हैं ना, दिक्कत ये रहती है कि जैसे मान लीजिए अगर हम तुरंत इस चीज़ को लागू करेंगे तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आई हुई है, भारत में निवेश आया हुआ है, ठीक है, एफआईआई के फॉर्म में है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। फॉर्म वो कुछ नहीं है उसमें, एफडीआई जो होता है 10% से ज़्यादा निवेश करते हैं, 10% से कम वालों को ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। अब भारत में इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, ठीक है, निवेश है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए इस चीज़ को पूर्णतः लागू कर देंगे ना, एकदम से निवेश वापस चला जाएगा। मान लीजिए भारत में आर्थिक व्यवस्था जो है एकदम अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, आर्थिक मंदी चल रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, एकदम से जो अमेरिका के इन्वेस्टर हों, यूरोप के हों, एकदम से पैसा निकाल लेंगे भारत की अर्थव्यवस्था से। तो भारत की अर्थव्यवस्था आपको पता है और कितनी गलत हालत में चली जाएगी, और ये ऐसा बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो इंडोनेशिया और ये सब जो देश हैं, इन्होंने पहले कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लागू किया था, इन्होंने बहुत नुकसान झेला है, ठीक है। तो भारत इस चीज़ से बचना चाहता है, इसलिए अभी तक हम लोगों ने इस चीज़ को लागू नहीं किया है। समझ में आई आपको चीज़? चलिए भाई, अगर अच्छी बात है, समझ में आ गई, तो अगर थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पूंजी खाता को भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हों। देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये सोचो, ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, ठीक है, एक खाता बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन, ठीक है। ये क्या होता है, किसी एक देश का एक निश्चित अवधि होती है। सबसे पहले तो किसी एक देश का निश्चित अवधि में अगर आप देखेंगे तो विश्व के साथ अन्य लेन देन क्या है उसका, ठीक है, जितना भी आर्थिक लेन देन हुआ है उसको इसमें दर्ज करते हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल के तौर में बता देता हूँ। देखो क्या है कि जैसे भारत है, ठीक है, अब भारत का अन्य देशों, अमेरिका हो, चीन हो, किसी और देश के साथ भारत का टोटल कितना आर्थिक लेन देन हुआ है एक साल में, निश्चित अवधि क्या होती है, एक साल होता है, ठीक है। तो एक निश्चित अवधि आपको याद रखना है, एक देश का है, अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन क्या हुआ उसको दर्ज करते हैं किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है ना, इसके दो घटक होते हैं, एक तो होता है भाई चालू खाता,
ठीक है, करंट अकाउंट बोलते हैं उसको। एक बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं पूंजी खाता। ठीक है, दो अकाउंट होते हैं इसमें, मैंने बता दिया क्या होता है क्या नहीं, इसके दो प्रकार मैंने बता दिया। अब देखो चालू खाता में क्या होता है, जनरली जो आपको पता है, जो हम वस्तुओं का ट्रेड करते हैं ना, ठीक है, वस्तुओं का जो व्यापार होता है वो मुख्यतः इसमें आता है, जो दिख रहा होता है। ठीक है, एक होता है विजिबल ट्रेड, एक होता है इनविजिबल ट्रेड। वस्तुओं का, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कुछ चाय भेजी, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट की जो हमें दिख रही है, वो तो वस्तुओं का व्यापार हो गया, विजिबल ट्रेड हो गया। एक होता है इनविजिबल ट्रेड, जैसे सेवाओं का व्यापार होता है। ठीक है, आप सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर है हमारा यहाँ पे वहाँ पर वर्क कर रहा है, या हमारा कोई इंजीनियर अमेरिका में सर्विस दे रहा है, तो हम उसको देख थोड़ी ना सकते हैं। सर्विस दिखती है क्या? नहीं दिखती है, तो बट ट्रेड तो फिर भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, इसके अलावा दो चीज़ें इसमें ये आ गई। तीसरा इसमें आता है कि भाई जो एक पक्षीय अंतरण होता है, ठीक है, वन साइड जो ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसके अंदर ही आएगा, किसी ने भेजा है। ठीक है, या फिर निवेश से कोई आय हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से कोई आय हो, ये इसके अंदर शामिल की जाती है। याद रखना, यूपीएससी पूछता है चालू खाते के घटक कौन कौन से हैं, ये घटक हैं, कौन कौन शामिल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो चालू चालू में अगर आप देखेंगे वस्तु का, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सेवाओं को इसमें कर देते हैं, ऐसा नहीं है, इसी में आएगा चालू खाता में। करंट अकाउंट में वस्तुओं का ट्रेड भी, सेवाओं का ट्रेड भी, एक पक्षीय अंतरण भी, निवेश से जो आय है वो भी इसके अंदर आएगी। निवेश मतलब जैसे मान लीजिए विदेशी शेयर वगैरह से आपने आए हो, या आपकी विदेशी भूमि आपने बेची हो, वो चीज़। एक इसके अंदर लास्ट में और आएगा जिसको बोलते हैं अंतरण, ट्रांसफर जो भी होगा इस चीज़ को, अनुदान है, उपहार है। अनुदान समझते हो ना, जैसे मान लीजिए कोई ग्रांट आई है, ठीक है, वो भी इसके अंदर शामिल होगी। कोई उपहार गिफ्ट आया है, वो भी इसके अंदर आएगा। रेमिटेंस खास करके याद रखना है, रेमिटेंस समझते हो ना, जो हमारे एनआरआई वगैरह लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वो पैसा भेजते हैं, कमाते वहाँ हैं बट भेजते भारत में हैं, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस, वो भी इसके अंदर आएगा। तो चालू खाते घाटे के घटक आप लोग अच्छे से रट लेंगे, इसको रटना है, समझ के करोगे तो और आसान चीज़ें मैंने समझा भी दिया। चलो पूंजी खाते घाटे में देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना बच्चे, इसलिए मैं स्टैटिक पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता। हम लोग इकोनॉमी का कोर्स लाएंगे, तो आप लोग चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इकोनॉमी को कवर करेंगे। चलिए भाई, पूंजी खाता ये है, जैसे आपको मैंने बोला ना, ऐसी जैसे बाकी चीज़ें, जैसे कैपिटल का पूंजी का जो प्रवाह होता है, ठीक है, पूंजी का जो प्रवाह होता है वो मुख्यतः इसमें शामिल होता है, अगर आप इसी चीज़ को देखोगे। ठीक है, विदेशी संपत्ति है या देनदारी है, कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है इस चीज़ में। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे जैसे मैंने क्या बोला, पूंजी मुख्यतः पूंजी किससे आती है? विदेशी निवेश से आती है कि नहीं? ठीक है, अब विदेशी निवेश में क्या क्या होता है? एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो निवेश जो मैंने आपको अभी भी बताया था, एफपीआई वगैरह। ठीक है, पोर्टफोलियो निवेश, तो वो इसमें आ गया विदेशी निवेश। ठीक है, उसके अलावा जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ऋण लिया है, आईएमएफ से ऋण लिया हो, बाहर से हमने कोई सहायता ली हो, ठीक है, तो ये जो ऋण है ये भी इसके अंदर शामिल हो, कैपिटल आ रहा है इसमें, ध्यान से रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब बैंकिंग की जो पूंजी है, ठीक है, बैंकिंग की जो पूंजी है वो इसके अंदर शामिल की गई है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट में, एनआरआई जमा जो है, ठीक है, एनआरआई जो भारत के बाहर रहते हैं, वो भारत में जमा करते हैं ना, एनआरआई जमा, उसको वो इसके अंदर शामिल होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब देखो इस पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगाने बैठ जाना है कि सर यहाँ पर ये कैसे इन्होंने, सरकार ने रख दिया, तो हम सरकार को कुछ कह सकते हैं क्या? इसका जनरल है, कॉन्सेप्ट है, इसको रट लो बस। पूंजी खाते के घटक कौन कौन से हैं, चालू खाते के घटक कौन कौन से, हमें सवाल सही करना है, हमें ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी इकोनॉमी पे। इस चीज़ को समझ के बैठ जाओ। कई बार बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर परेशान होकर बैठ जाते हैं, परेशान नहीं होना है, कहीं पर अगर फंस भी गए आगे निकलो बस। जरूरी है क्या उसी एक सवाल पे सारा पीएचडी थोड़ी करने बैठ जाना है? ठीक है, तो आप लोगों को मैंने मोटी मोटी कहानी बता दी है कि बेसिक स्टैटिक को जोड़कर कि भाई पूंजी खाते के अंदर ये चीज़ें होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसको लेकर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, मैंने पिछली बार आप लोगों को ये भी बता दिया था कि आईएमएफ ने कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है, या फिर वर्ल्ड बैंक जो है कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर कुछ चीज़ें बताया था कि कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उसको रट लेना है अच्छे से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, एक ना यूपीएससी अगर न्यूज़ पूछे कि कार्नवाल सहमति क्या है, ठीक है, कार्नवाल सहमति न्यूज़ में रहता है, लिख लो इसको। ठीक है, कॉर्नवॉल इंग्लिश में भी लिख लो चाहे लिखना चाहो, वैसे हिंदी में मैंने बता दिया, कॉर्नवॉल कंसेंसस बोलते हैं इसको। ठीक है, कंसेंसस। ठीक है, तो अगर यूपीएससी पूछ ले कि ये न्यूज़ में रहता है, ये है क्या? ठीक है, देखो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियम है ये, बस इतना लिखो पहले तो, वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियम किस तरह से संचालित होगी, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसके नियम है। देखो पहले ना इसका जो पूर्व का वर्जन था उसको बोलते थे वाशिंगटन कंसेंसस। ठीक है, वाशिंगटन सर्वसम्मति।
ठीक है, सर्वसम्मति लिख दो या सहमति लिख दो, जो भी है, ये पहले अपनाया गया था, ठीक है, 1989 में। अब इसको देखो इतना टाइम हो गया, पुराना हो गया ना, तो कुछ अपडेट करने की जरूरत है, तो इसको अपडेट कर दिया है और इसका अब नया नाम क्या है, कॉर्नवाल सहमति। ठीक है, और हैं क्या ये, वैश्विक अर्थव्यवस्था किस तरह से संचालित होगी उसके नियम है ये। ठीक है भाई, अच्छे से याद रखेंगे। चलो एक और न्यूज रिपोर्ट देख लो, कौन जारी करता है। एक प्रोग्राम है जिसको आप बोल सकते हो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इंग्लिश में ही लिख लो, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगर पूछ ले कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आते आते बचा है क्वेश्चन इसको लेकर। ठीक है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसको याद रखो, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस ओईसीडी। ठीक है, ये दोनों जो संस्थाएं, दोनों संस्थाएं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, जब आईआर पढ़ रहे थे तब दोनों चीजें बता चुका हूं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, इन दोनों संस्थाओं द्वारा मिलकर ये जारी की जाता है। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, बस कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो कौन जारी करता है। बाकी आप लोग वैसे उसमें देखकर भी समझ जाओगे कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर है तो इसमें कहानी क्या होगी। ठीक है, अच्छा चलो भाई, एक चीज़ और देख लो, रट लो उसको भी। अगर यूपीएससी ये पूछे कि जो इंचियोन घोषणा है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंचियोन घोषणा, यूपीएससी पूछे कि न्यूज़ बहुत, देखो एक चीज़ मेरी ध्यान से समझ लो बच्चों, फिर से कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी कहा था, देखो आपको ना एकदम रट्टा लगाने वाला तोता नहीं बनना है, समझ लो इस चीज को। मतलब अब इसका मतलब ये नहीं है अब मैंने आपको इंचियोन घोषणा बता दी, अब यूपीएससी कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, क्वेश्चन कैसे भी आए गलत नहीं करना है। अब ये मत सोचना कि सीधा क्वेश्चन सेम ऐसे ही बन जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन वो क्या करे, एक लाइन में इधर से कई घोषणाएं लिख दे, करते ही है ना यूपीएससी ऐसे कई बार। मान लीजिए बर्न कन्वेंशन लिखा हुआ था, इधर सामने कुछ और लिख दिया, तो मैच भी करवा देता है। ठीक है, ये किसका है, ये किसका है, ये वाला किससे है। अब आप सोचो कि सर ने तो स्टेटमेंट में बताया था, क्वेश्चन तो ऐसे आ गया, नहीं। यूपीएससी एस्पिरेंट वो होता है जो अवेयर होता है, प्रश्न कैसे भी बस दिख जाए ये वर्ड किसी भी क्वेश्चन में, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या बताया था सर ने। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये डिक्लेरेशन जो है, ये शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब यूपीएससी कुछ लिख देगा महिलाओं की तस्करी से संबंधित है, कुछ और लिख देगा जैसे कौशल विकास से संबंधित है, नहीं, गलत हो जाएगा कहानी, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको रट लेना है कि अगर यूपीएससी पूछे कि इंचियोन घोषणा क्या है, किससे, कुछ नहीं है, शिक्षा को लेकर काम करना है बस, कई देश मिलकर वर्क कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखो भाई, कौशल विकास को लेकर कुछ कुछ स्कीम्स हैं, वो भी जल्दी से देख लो। अगर यूपीएससी एक एक लाइन में बताऊंगा, देखो अगर आप देखोगे ना किसी मैगजीन को उठा के, आपको दिखेगा पेज भरे होंगे इनके, ठीक है, इन स्कीम्स के। और जबकि यूपीएससी पूछता है, एक आध स्कीम पूछ लेता है तो पूछ लेता है, कई बार नहीं भी पूछता है, बट मैं चाहता हूं पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक एक मीनिंग में वर्ड में देखो और उसको रटो। देखो अगर पूछे कि संकल्प योजना न्यूज में रहती है, ठीक है, अगर पूछे कि संकल्प योजना न्यूज में रहती है क्या ये, ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म में, अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, ट्रेनिंग करनी है, स्किल की ट्रेनिंग है। ठीक है, तो बस इतना रख लो, ये जो है ये क्या स्कीम है, इसका क्या है, बस इतना ही पूछेगा यूपीएससी कि संकल्प जो स्कीम है न्यूज में रहती है क्या है, तो आप बता देना कि कौशल विकास है। इसको रटना है कि स्किल की ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए भाई रिपीट करते रहना इसको, मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, प्रोग्राम कंटेंट बहुत ज़्यादा है आज। ठीक है, स्ट्राइव अगर पूछ ले यूपीएससी की स्ट्राइव योजना किससे जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये भी कौशल प्रशिक्षण से ही जुड़ी है। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण की दक्षता में सुधार करना, ठीक है, एफिशिएंसी जो होती है उसकी दक्षता, उसमें सुधार करना, तो ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, संकल्प याद रखोगे, स्ट्राइव याद रखोगे। तीसरा देख लो, तीसरा है असीम पोर्टल। ठीक है, अगर यूपीएससी पूछ ले कि भाई असीम पोर्टल जो है ये न्यूज में रहता है, ये है क्या, तो क्या है कि जो लोग स्किल्ड है ना, जो कुशल लोग हैं, एक तो होता है कि भाई स्किल ही नहीं है उनके पास, तो उनका तो क्या ही करे, भगवान ही उनको बचाएगा फिर, है ना। अब कुशल लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कुशल लोगों को, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको स्थायी रोजगार ढूंढने में मदद करेगा ये। ठीक है, पोर्टल है ना, पोर्टल का काम क्या होता है, वेबसाइट है कुछ, ठीक है, रोजगार ढूंढने में सहायता, बस इतना याद रखना है। स्कीम को लेकर पेज भर रखे हैं मैगजीन वालों, मुझे तो समझ में नहीं आता ये कोचिंग्स करना क्या चाह रही, बच्चे में इतना भटकाव ला देती हैं। चलिए नई रोशनी पूछ ले अगर, कि नई रोशनी न्यूज में रहता है, ये क्या है। ठीक है, तो इतना देखो, ये कुछ नहीं है, जो मिनॉरिटी की महिलाएं होती है ना, जैसे अल्पसंख्यक है भारत में, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ठीक है, बौद्ध, जैन, अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, उनकी जो महिलाएं हैं,
उनके नेतृत्व का को प्रशिक्षित करता है, मतलब नेतृत्व विकास का कार्यक्रम है। ठीक है, नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बता देता हूँ एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो ये मिनॉरिटी की जो वुमेन होती है ना, इनको ये लीड कर सकें, ये मतलब अच्छे से किसी काम को नेतृत्व प्रदान कर सकें, इसके लिए उनको ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें याद रखोगे। एक और लिख लो, पांचवा, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा स्किल को लेकर। देखो, मानस अगर पूछ ले यूपीएससी कि मानस न्यूज़ में रहता है, ये कार्यक्रम क्या है, तो उसमें अल्पसंख्यक महिलाएं हैं ना, इसमें अल्पसंख्यक युवा दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक युवा, महिला भी हो सकता है वो, पुरुष भी हो सकता है। अल्पसंख्यक जो युवा हैं उनके लिए कि उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उद्यमशीलता को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमशीलता कौशल विकास, समझा दूंगा, टेंशन मत लो, इसको लेकर बता दूंगा। कौशल विकास कार्यक्रम है। ठीक है, तो मैंने कौशल विकास के ना सभी एक जगह लिख दिए हैं। देखो भाई, अगर पूछ ले मानस क्या, देखो क्या है ना, अल्पसंख्यक जो युवा हैं, उद्यमशीलता क्या होता है कि मान लो अपना स्टार्टअप खोल सकें, अच्छा बिजनेस कर सकें, उसके लिए उनको ट्रेन करना है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है, तो ये कार्यक्रम है। ठीक है भाई, सिंपल है, बहुत आसान है, चीज़ें याद रहेंगी। 2-3 बार इसको पढ़ लोगे तो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, सवाल चाहे कभी भी आ जाए। चलो भाई आगे देखते हैं। देखो, अब एक चीज़ याद रखो, भारत का यूपीएससी का जो फेवरेट है, आपको पता होगा, बार बार पूछता है कि श्रम ब्यूरो ना कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, तो यूपीएससी जरूर पूछता है कि भाई ये रिपोर्ट किसके द्वारा, और ज़्यादातर ऑप्शन में ना श्रम ब्यूरो ही होता है सही आंसर। तो श्रम ब्यूरो द्वारा कुछ कुछ रिपोर्ट्स ये जारी कर गए हैं, वो आप देख लो। वैसे तो मैं आपको ऐसे वो चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे इसके द्वारा ना 4 अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किए जाते हैं, ऑल इंडिया सर्वे जो है, अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ये लिख लो एक बार। बाकी मैंने वो तो आपको इंडेक्स वगैरह तो इसके जारी कर दे पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, 4 अखिल भारतीय सर्वेक्षण कौन कौन से जारी करता है? एक तो प्रवासी मजदूरों पर करता है ये। ठीक है, प्रवासी मजदूरों पर अगर यूपीएससी पूछ ले कि प्रवासी मजदूरों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण कौन जारी करता है, तो ऑप्शन में श्रम ब्यूरो, बिना सोचे समझे टिक कर देना। ठीक है, दूसरा है परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार, परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार। ठीक है, परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार जो है, अगर यूपीएससी पूछ ले इसको लेकर अखिल भारतीय सर्वेक्षण कौन जारी करता है, तो भाई श्रम ब्यूरो आएगा। ठीक है, पेशेवर जो होते हैं, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार। ठीक है, बताता है श्रम ब्यूरो कि देखो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कितना जो रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, परिवहन क्षेत्र में रोजगार कितना पैदा हो रहा है, प्रवासी मजदूरों का कैसा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो इनको लेकर सर्वेक्षण कौन जारी करता है? एक और लास्ट में बचा है अखिल भारतीय, ये थोड़ा सा टफ नाम है, इसको रट लेना, अखिल भारतीय त्रैमासिक, त्रैमासिक समझते हो ना, 3 महीने बाद, त्रैमासिक प्रतिष्ठान, त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण। ठीक है, रोजगार सर्वेक्षण। ठीक है, कई बार मुझे पता क्या लगता है, मैं छोटे छोटे वर्ड इसलिए बताता हूं कि आपको क्लैरिटी होते चलने चाहिए, कई बच्चे को अगर डाउट रहेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इसलिए मेरी भाषा भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत आसान शब्दावली का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, वो इसीलिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। बहुत अगर आप देखोगे ना, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझने में लोगों की ज़िंदगी बीत गई है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि समझाई इस तरह से रहे ना, समझा नहीं रहे, आसान भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, टफ बनाकर। बुक्स भी है, देख लो आप, किसी भी कोई भी बुक उठाकर देख लो, लाल एंड लाल है, रमेश सिंह फिर भी थोड़ी आसान बुक है, अदरवाइज आप बाकी बुक्स देखोगे, ठीक है, लाल एंड लाल, वो समझ में नहीं आ रहा आपको क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है, मुझे तो सब आज तक मैं उस बुक को समझ नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो ये बुक्स में भी कहीं ना कहीं पर जो शब्दावली है वो बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए समझने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत भी होती है इस चीज़ को। चलो भाई, इसको नोट कर लेना। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, अगर ये पूछे यूपीएससी कि स्माइल जो प्रोग्राम है न्यूज़ में था, या स्माइल योजना जो है न्यूज़ में थी, ठीक है, इसका नाम तो बड़ा है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। ठीक है, गूगल से देखना हो तो लेके लिख लेना, टाइम लग जाएगा बहुत, बस इतना याद रखो। अगर यूपीएससी पूछे कि स्माइल योजना न्यूज़ में थी, ठीक है, या स्माइल प्रोग्राम न्यूज़ में था, क्या है ये? ठीक है, तो जो बच्चे जो होते हैं ना, जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो भिक्षावृत्ति में संलग्न है, ठीक है, भिक्षावृत्ति में संलग्न जो लोग हैं, ठीक है, भिक्षावृत्ति में, कई बार बच्चे कहते हैं सर संलग्न का मतलब जो उसमें शामिल है, ये इसका आसान वर्ड है शामिल। ठीक है, तो इसमें जो शामिल लोग हैं उनका कल्याण करना, मतलब कल्याण कैसे करोगे? उनको हटाओगे वहां से, उनको हटा के, मतलब ऐसा नहीं है ऐसा अब हटा के छोड़ दोगे क्या उनको, फिर करेंगे क्या वो?
ना उनके पास स्किल है, ना काम है, पैसा कैसे जी, मर जाएंगे क्या, छोड़ दोगे? ऐसे नहीं, भारत कल्याणकारी राज्य है, हमें उनका भी कल्याण करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ या तो सिखाएंगे या काम करेंगे या कुछ ना कुछ उनको लगाएंगे, एग्रीकल्चर में लगाएंगे या कुछ करेंगे, बट इनको भिक्षावृत्ति से हटाएंगे। ये अच्छी बात नहीं होती किसी भी देश के लिए। ठीक है, भारत हो या कोई भी देश हो, भिक्षावृत्ति एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था, फिर भी लिख लो, वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक अगर आप देखोगे तो इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ना जो, वो जारी करती है, प्लस इसमें कार्नेल विश्वविद्यालय है, ये मैंने करवा चुका हूँ शायद, कार्नेल विश्वविद्यालय जो है, और प्लस इसमें इंसीड है। ठीक है, बस इतना रट लो कौन कौन जारी करता है, बाकी कहानी इसके अंदर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई, एक चीज़ याद रखो बच्चों, अगर पूछ ले यूपीएससी स्टेटमेंट के फॉर्म में कि भाई कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें प्रति कृषक परिवार जो है बकाया जो ऋण है, किसानों पर ऋण होता है ना, तो किस पे, कौन से स्टेट में ज़्यादा किसानों पर ऋण ज़्यादा है? ठीक है ना, किसानों पर ऋण ज़्यादा है प्रति, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रति कृषक, पर कृषक देखे गए। ठीक है, प्रति कृषक अगर यूपीएससी पूछे कि भाई ऋण किस पर ज़्यादा है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछेगा यूपीएससी कि ऋण ज़्यादा वाला, मान लीजिए पंजाब में बोल दे, हरियाणा बोल दे कुछ और, तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। रट के रखना है कि साउथ इंडिया का स्टेट है ये, आंध्र प्रदेश में प्रति कृषक ऋण जो है वो ज़्यादा है। ठीक है भाई, समझ गए? पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर फिर कौन आएगा, इसका ही भाई है एक, तेलंगाना। ठीक है, सेकंड पर तेलंगाना है और तीसरे पर आपका आ जाएगा केरल। तो अगर आप देखोगे ना, तीनों ही साउथ इंडिया की स्टेट है। ठीक है, केरल, ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पर ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और देख लो भाई, जो यूपीएससी शायद क्वेश्चन में पूछ चुका है, बड़ा बड़ा अच्छा ऑप्शन बनाया था यूपीएससी ने। क्वेश्चन ये था कि भारत जो, जैसे मान लीजिए कृषक जो हैं, है ना, किसान जो हैं, ये जो ऋण लेते हैं, तो इनमें इसका सर्वाधिक परसेंटेज किसका ज़्यादा, किससे ऋण लिया है इन्होंने ज़्यादा? ठीक है, ये यूपीएससी ने पूछा था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं बड़ा खुश भी हुआ था एग्जामिनेशन में जब मैं भी दे रहा था इस एग्जाम को, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था। क्योंकि क्या है ना, अगर आप देखोगे इस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करोगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऋण जो है मतलब यूपीएससी ने ज़्यादा पूछा है, तो दिमाग में पता क्या आता है हमें, हमारे दिमाग में आता है कि साहूकारों वगैरह से या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा ऋण लिया होगा, बट ये गलत है। ठीक है, संस्थागत स्रोतों से ज़्यादा है। संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं? जैसे बैंक है। ठीक है, संस्थागत मतलब जो सरकार का सिस्टम है, सहकारी सोसाइटी है, ठीक है, या फिर सरकार है। ठीक है, तो इससे जो ऋण का जो परसेंटेज है वो लगभग 60% के आसपास, 69% के आसपास है, 70% है ये लगभग। ठीक है, 70% जो ऋण किसानों ने लिया हुआ है इन स्रोतों से लिया हुआ है, जो बकाया है। तो ऐसा नहीं है कि जाओ साहूकार, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ ना कि 1947 में साहूकारी व्यवस्था को बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया सरकार ने। जमींदार व्यवस्था है क्या भारत में अभी? उतना कहाँ बचा है, अब खत्म हो गई कहानी। तो जब है ही नहीं तो फिर ये लोग इतना लोन कैसे दे देंगे? तो लोन कौन दे रहा है? बैंक ही दे रहे हैं। तो इसलिए इनका ज़्यादा, तो यूपीएससी ने घुमा के क्वेश्चन पूछा था और आप लोग बहुत सारे बच्चों ने उसमें गलत भी किया था। ठीक है, आप लोग नहीं करोगे आगे से, इसलिए मैंने बहुत आसानी से इसको बता दिया है। चलो भाई जल्दी से चीज़ें और देखते हैं। देखो देखो, एक यूपीएससी का और फेवरेट टॉपिक है दलहन। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस देखने के बाद, करंट अफेयर के बाद, अगर आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि जो जो टॉपिक्स मैंने निकाल के रख दिए हैं ना, बस यूपीएससी वहीं घूम रहा है, उसके आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब, अब आप वो तो डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को मेहनत दिख रही है तो शेयर करिए आप लोग चीज़ें, बट सपोर्ट जो है ना, कई बार मुझे लगता है आप लोगों का उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, कई बार चीज़ें मुझे डिमोटिवेट भी करती हैं। ठीक है, डिमोटिवेट इसलिए करती हैं क्योंकि कई कई वीडियोस में ना व्यूज़ को लेकर आप लोग इतना अच्छा देखते भी नहीं हो, या चीज़ों को, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, शेयर नहीं करना, लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। देखो इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, है ना, चीज़ों को लेकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है वो अच्छा हो जाए, थोड़ा हम लोग अच्छे से चीज़ों में चेंज कर सकें, ज़्यादा बच्चों तक कंटेंट पहुँचे। ठीक है, तो ये चीज़ इतना तो आप लोग कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते? ठीक है, खुद से पूछ के देखना कि अगर इस तरह का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इतनी मेहनत के बाद, आप लोगों का बिल्कुल एक टू द पॉइंट चीज़ आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, इकॉनमी का करंट अफेयर पढ़ देखोगे ना, लोगों को आप सोचिए यही इसी में निकल जाएगा जो 5 महीने बचे हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में परेशान हो जाएंगे लोग। अगर ये 50 वीडियो देख लोगे ना, करंट अफेयर की टेंशन खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए।
ठीक है, इवन 24 में भी, 25 में भी, क्योंकि ये बेस बता दिया मैंने आपको। अब जितनी मर्जी बार रिवाइज कर लो, जिसने नोट्स बना के रखे हैं चीज़ें वो अपने आप वहाँ से रिवाइज करता रहे। और यहाँ पर वीडियो को कई बार जो आगे चल के टाइम कम होगा तो 2 की स्पीड पर लगा कर आप जल्दी से देख लो चीज़ों को। ठीक है, तो ये तो कंटेंट रखा ही रहेगा, आज कहीं जाने वाला थोड़ी ना है। अभी के लिए तो ये प्रोग्राम फ्री ही है, फ्री ही रहेगा, होपफुली मैं इसको कभी पेड नहीं करूँगा। ठीक है, बट आप लोगों से जिम्मेदारी, आप लोगों की नैतिक ये बनती है कि आप लोग कम से कम चीज़ों को शेयर करो, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है, कोशिश करो, हर वीडियो पे कमेंट करो, अपना बताओ तो सही कि कैसा लग रहा है आपको कंटेंट, है ना। इतना इतना लेजी आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो करते हो, ये तो बिल्कुल वही सेल्फिश वाला हो गया ना, कि आपका अपने सोचा कि ठीक है हमें मिल गया कंटेंट, हमें कोई, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, अपने आप से पूछ के इस चीज़ को लेकर सोचना। चलिए भाई कोई बात नहीं, फिर भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दलहन जो है ना, यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। तो मैं इसको लेकर ना 4-5 फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसको लेकर सवाल बने भी हैं और बन भी सकते हैं। देखो भाई, अगर यूपीएससी ये पूछे कि भाई देखो, आपको पता है ना कि ये रब्बी प्लस खरीफ दोनों ही सीजन में भारत में उगाई जाती है, पहले तो ये याद रखो। ठीक है, एक तो इसमें क्लैरिटी। फिर दूसरा क्लैरिटी ये है, अगर यूपीएससी ये उल्टा कर दे, ऐसे पूछ ले कि दलहन का जो भारत में कुल उत्पादन होता है ना, उसमें खरीफ ऋतु में उगाने वाली फसल जो है ज़्यादा है। मतलब खरीफ ऋतु जो होती है, अब ये तो पता है ना फसल का सीज़न रब्बी वाला कौन सा होता है, ठीक है, जो नवंबर वगैरह में शुरू होता है। खरीफ का कौन सा होता है, जो गर्मियों में फसलें उगाते हैं हम। ठीक है, तो अगर यूपीएससी ये पूछे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन से सीजन में ज़्यादा दालें उगाते हैं। दोनों में तो उगाते हैं, रब्बी में भी उगाते हैं, खरीफ में भी। तो रब्बी में जो दालों का उत्पादन होता है वो लगभग 60% होता है। तो अगर भारत में 100% हो रहा है तो 60% तो रब्बी में उत्पादन कर रहे हैं, 40% खरीफ में कर रहे हैं। अब यूपीएससी ना इसी फैक्ट को घुमा देगा, बोलेगा खरीफ में हम लोग लगभग 60%, और आप में से बहुत सारे बच्चे खुशी खुशी करके आएंगे कि वाह बिल्कुल। ठीक है, जबकि खरीफ में समय होता है ज़्यादा, तो लोगों को लगता है उसी समय पे दाल ज़्यादा उत्पादित, नहीं, रब्बी सीजन में 60% का उत्पादन होता है। तो ये इस तरह के माइन्यूट फैक्ट जो है यूपीएससी के फेवरेट हो गए हैं। ये वही इवोल्यूशन प्रोसेस है जिसकी मैं बात करता हूँ। पिछले 3-4 सालों में यूपीएससी अपने आप को इस लेवल पर ले गया है। चलिए भाई, पहला फैक्ट ये याद रखेंगे, दोनों फसलों सीजन में होती है। कौन सी सीजन में ज़्यादा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए यूपीएससी आगे एक फैक्ट और पूछे, ठीक है, कि दलहन में भी सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित होता है, चना। ठीक है, 40% अगर आप देखोगे तो चने का उत्पादन है। सेकंड नंबर पर अगर आप देखोगे तो जिसको हम बोलते हैं ना अरहर की दाल, ठीक है, उसको तूर भी बोलते हैं। ठीक है, तूर या अरहर की दाल ये सेकंड नंबर पर है। ठीक है, उत्पादन में अगर आप देखोगे। और तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो उड़द की जो दाल होती है, जिसको हम काली दाल भी बोलते हैं, ये थर्ड नंबर पर है। खत्म कहानी। सवाल आ गया तो कर देंगे अच्छे से। चने का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, इसीलिए तो खैर रब्बी में सबसे ज़्यादा चना कब होता है, इसी में तो हो गया ना 60%। ये भी है, दिमाग से भी यूज़ करोगे तब भी चीज़ें आंसर निकाल ले लाओगे। अब आपके दिमाग तीसरा फैक्ट क्या आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य हैं कौन से। ठीक है, तो आप पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान और यूपी। मतलब आप याद रखो ये मेजर कंट्रीज़ हैं जिसमें जो है दालों का उत्पादन होता है। ठीक है, ये भी रट लोगे। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें बनता है, वो देखो, वो ये है कि अगर यूपीएससी ये पूछे कि जैसे मान लीजिए ये टोटल एरिया है भारत का जिसमें हम लोग क्या उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न। ठीक है, जो भी टोटल परसेंट, ये 100% हो गया मान लीजिए, है ना। टोटल जो एरिया है जिसमें हम लोग खाद्यान्न उत्पादन करते हैं ये 100% हो गया। इसमें दालें कितने परसेंट पर उगाते हैं हम लोग, तो 20% पर। ठीक है, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, देखो खाद्यान्न क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, टोटल कृषि क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। ऐसा कृषि, देखो कृषि में हम लोग बहुत अलग चीज, जैसे कपास है, अब खाते थोड़ी हैं उसको, जूट है, खाते थोड़ी ना है। ठीक है, खाने वाली फसलों की बात कर रहा हूं। तो जैसे कृषि का मान लो टोटल एरिया है, ठीक है, तो कृषि का टोटल एरिया में ऐसा एरिया होगा जिसमें हम लोग खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। अब ये खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया, 100%। इसमें कितने परसेंट हम लोग खाद्यान्न में, क्योंकि खाते हैं ना हम, तो दालें कितने परसेंट खाते हैं, तो ये 20% के क्षेत्र पर उत्पादित करते हैं। बहुत अच्छा वाला फैक्ट है और इस पर सवाल बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। दूसरा, अगर हम ये पूछ लें कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने परसेंट का योगदान है दालों का, तो 7 से 10%। ठीक है, ये लिख लो, अच्छा फैक्ट है ये भी। तो ये जो 4-5 फैक्ट है ना दाल्यान को, अभी और चीजें लिख लो। ठीक है, कुछ चीजें और देख लो, जैसे दलहन में भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, दालों में हम विश्व में पहले नंबर पर आते हैं, ये भी लिख लो। ठीक है, दूसरी चीज कि लगभग आप देखोगे वैश्विक उत्पादन का हम लोग 24% उत्पादन करते हैं। ठीक है, टोटल जो विश्व में 100% अगर दालें होती हैं तो 24% तो भारत में ही होता है। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है प्लस सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, खा भी हम ही लोग जाते हैं।
ठीक है, ये भी एक टेंशन वाली बात है। क्या करें, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत में, अब तो चीन से भी क्रॉस कर गए हम लोग। तो ये जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वो भी भारत ही है। तो कंफ्यूज मत होना, यूपीएससी बोले उत्पादक तो हम बड़े हैं, उपभोक्ता चीन बड़ा है, नहीं, गलत। उपभोक्ता भी हम ही बड़े हैं, खाते भी हम हैं, उत्पादन भी हम ही करते हैं। ठीक है, ये याद रख लो। तीसरा, अगर हम ये देखें कि सबसे बड़ा आयातक कौन है खाद्यान्न में, तब भी हम ही हैं। ठीक है, मतलब हम उत्पादित इतना करते हैं फिर भी हम सारा खा जाते हैं, इतनी खा जाते हैं कि हमें जरूरत पड़ती है आयात करने की। विश्व में सबसे ज़्यादा दालों का आयात भी हम ही लोग करते हैं। समझ में आ गए भाई चीज़ें, भूलोगे तो नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दालों को लेकर यूपीएससी का। इसका ज्योग्राफिकल टच भी आप लोग देख लेना, जब भूगोल में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आ ही जाएगा वहाँ पर दलहन। तो आप लोगों को ये देखना है, वैसे भूगोल का करंट अफेयर ज़्यादा होता नहीं है, इन्वायरमेंट में ही कुछ चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, अलग से भूगोल का सेगमेंट नहीं है। बट आप लोग क्या करना ना, जब जैसे भूगोल पढ़ते हो आप, तो दलहन जहाँ पर लिखा हो, ठीक है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लेना, कहाँ पर उत्पादित होता है, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, ठीक है, उसकी मौसमी विशेषताएं क्या है, उसमें कितनी वर्षा चाहिए होती है, तो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा दलहन, कुछ भी बाहर नहीं आएगा इससे। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चीज़ें देखते हैं हम। वैसे इन्वायरमेंट में हम लोग कहीं ना कहीं पर उसको कवर कर ही लेंगे। चलिए भाई, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये समझो कि बागवानी क्या होता है, हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं। बागवानी कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये रहे ना कि फल और सब्जियां ही बागवानी है, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, यही यही कन्फ्यूज़ करोगे। फल और सब्जियां तो हैं ही हैं, मसाले भी बागवानी में ही आते हैं। ठीक है, सजावटी जो फूल होते हैं, सुगंधित फूल होते हैं जो, जिसको हम सजाते भी हैं, है ना, करते हैं ना, डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए हम लोग फूल सजाते हैं सजावट के लिए, वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, अगर मान लो जैसे औषधि वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग जिनसे दवाइयाँ बनाते हैं, वो भी ऐसे पौधे हैं, तो वो सब इसमें आएंगे, बागवानी बोलते हैं उसको। ठीक है, हॉर्टिकल्चर होता है। देखो भाई, इसके अंदर ना एक दो प्रोग्राम है। जैसे आप एक चीज़ तो ये समझो कि भाई जो आपका हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं बागवानी। जल्दी जल्दी देख लो, दो प्रोग्राम है, बागवानी क्लस्टर विकास प्रोग्राम। ठीक है, एक तो इसमें, अब देखो इसमें क्लस्टर समझते हो क्या होता है? क्लस्टर क्या है, जैसे मान लीजिए एक गांव है, दो गांव है, तीन गांव है, मान लीजिए एक किसान है, दो किसान है, तीन किसान है, इनको मिलाकर आपका क्षेत्र बना दिया। अब देखो ये अकेला उत्पादन कर रहा है, मान लीजिए एक छोटा गांव है, वो अपना कर रहा है, ये अपना कर रहा है, ये अपना, फायदा होगा क्या इनको? ना तो इनको अपना प्राइस मिल पाएगा, ना चीज़ें। जब भी क्लस्टर वर्ड आए ना, मतलब समझ लो कि इन सबको मिलाकर एक क्षेत्र बना रहे हैं, ताकि सब लोग आपस में उत्पादन करो, आपस में टेक्नोलॉजी भी शेयर करो, और कल को जब बेचो भी ना, तो प्राइस भी अच्छा मिले। ठीक है, मूल्य भी अच्छा मिले। तो ये चीज़ को लेकर थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्लस्टर को लेकर चीज़ें। चलो भाई, तो इसके अंदर क्या है, ये बागवानी क्लस्टर विकास प्रोग्राम है। तो इसमें इस तरह के ना कम से कम 12 क्लस्टर बनाए जाएंगे। ठीक है, ये सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया था, और ये जो है ना केंद्रीय क्षेत्रक प्रोग्राम है, इसको भी समझ लो। केंद्रीय क्षेत्रक वो होता है बच्चों जिसमें 100% पैसा सरकार, केंद्र सरकार देती है। एक होता है केंद्र प्रायोजित, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। तो केंद्र प्रायोजित जो होता है उसमें सेंटर और राज्य, केंद्र और राज्यों की भागीदारी होती है। केंद्र भी पैसा लगाएगा, राज्य भी लगाएगा। ठीक है, ये योजनाओं को लेकर एक वीडियो में ऐसे मैंने कहा, सारी योजनाएं लगभग कवर करता चला जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो बागवानी क्लस्टर विकास प्रोग्राम अगर आप देखोगे, 12 इस तरह के क्लस्टर बनाने हैं, जिसमें हम लोगों को क्या उत्पादन करना है, ज़्यादातर बागवानी को सपोर्ट करना है। ठीक है, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी फसलों का उत्पादन हो, फल का उत्पादन हो, सब्जियों का, मसालों का, ये सब चीज़ें। ठीक है भाई, अब एक चीज़ ध्यान से समझो इस चीज़ को लेकर। यूपीएससी अगर ये पूछे कि फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, तो सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर है चीन। ठीक है, एक फैक्ट ये हो गया, रट लिया बिल्कुल। अब देखो, मैंने आपको वैसे कुछ कुछ चीज़ें पहले भी बताई थी, फिर भी अगर कुछ रह गया हो फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारत, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पर है उत्पादन में, फर्स्ट है उत्पादन में। ठीक है, तो ये मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, लिख लो ताकि भूलो मत। ठीक है, देखो जैसे केला है, बनाना है, भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। जैसे मान लीजिए आम है, ठीक है, जैसे नींबू है, ठीक है, पपीता है, ठीक है, इसको थोड़ा गलत लिखा गया है, पपीता। ठीक है, ये भिंडी है। ठीक है, ये जो है ना, इसमें भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। एक और लिख लो, जिसको लाइम बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं चकोतरा। ठीक है, इसमें ये जो है, इसमें भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। अब ये रट लो, अकेला पूछ सकता है नींबू में भारत कौन से स्थान पर है, पहले स्टेटमेंट में। पपीता में लिख देगा कि भारत जो है 10वें स्थान पर है, नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पर। केला भी हम सबसे ज़्यादा उगाते हैं, आम भी, नींबू भी, पपीता भी, भिंडी भी। ठीक है, भिंडी में भी हम सबसे, और लाइम, चकोतरा, इस तरह के वर्ड यूपीएससी दे देता है। चकोतरा, टेंशन में आते बच्चे है क्या ये,
ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलो, एक तो ये हो गया। एक और स्कीम इसकी देख लो, इसी की बागवानी की, जिसको बोलते हैं एकीकृत एकीकृत बागवानी विकास मिशन। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ठीक है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, MIDH बोलते हैं इसको। देखो, ये है केंद्र प्रायोजित। पहली कौन सी थी? केंद्रीय क्षेत्र की। ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, और काम यही है, कुछ नहीं है, ज़्यादातर फोकस करना है पूर्वोत्तर के क्षेत्र पर और हिमालय के क्षेत्र पर। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में ना ज़्यादातर बागवानी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर काम करते हुए काम कुछ नहीं करना है, किसानों को तकनीक वगैरह प्रोवाइड करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, ये बागवानी जो है इसमें प्रमोट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में कि बागवानी क्या होता है, उसको प्रमोशन करना है। ठीक है, प्रोत्साहन देने के लिए। तो एक वर्ड बच्चे और, बस इसका खत्म हो गया। इसमें आप ये, अगर यूपीएससी ये पूछ ले कि चमन कार्यक्रम न्यूज़ में रहता है, इसको इंग्लिश में भी चमन ही बोलते हैं। ठीक है, CHAMAN। ठीक है, चमन, अगर यूपीएससी बस इतना पूछ ले कि चमन कार्यक्रम न्यूज़ में रहता है, किससे संबंधित? बागवानी क्षेत्र से संबंधित है, बस हो गई कहानी, बागवानी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसको रट के रख लो ताकि आपका ये वाला चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो बच्चों, एक चीज़ और देखो भाई, अगर किसी बच्चे को कंप्लीट प्रिपरेशन करनी हो, ठीक है, मेंटोरशिप प्रोग्राम डिलाइट IAS का चल रहा है। देखो, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, जो बच्चे वेट कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली आप लोग बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत बड़ा नुकसान इसीलिए क्योंकि आप लोग ना उस चीज़ को अभी भी समझ नहीं रहे हो। बहुत बड़ी मार्केटिंग हो रही है, मार्केट में आप लोग फंस जाओगे कहीं ना कहीं पर, 3-4 लाख रुपए आप वेस्ट कर दोगे, आप नहीं कर पाओगे क्वालिफाई। मैं बात कह रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर बच्चा जो है वो नहीं, बाकी चीज़ें जो है देखो वो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता ना, मैं कह सकता हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको पता है, देखो एक तो किसी को पता है कि यहाँ पर गड्ढा नहीं है, वो फिर भी गिर रहा है, तो ठीक है, उसको पता नहीं है भाई, एक्सेप्टेबल है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे गड्ढा है फिर भी गिर रहे हो, तो फिर आपको कौन बचा सकता है? खुद सोचो। ठीक है, अब आपको पता है कि कंटेंट जो है हम जिस तरह का प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप लोगों को क्वालिटी दिख नहीं रही है क्या? अगर कंप्लीट प्रिपरेशन टारगेटेड फॉर्म में कर लोगे, पूरी NCERT पॉलिटी में पता है क्या क्या करते हैं हम लोग, NCERT, लक्ष्मीकांत, DD बसु के कुछ चैप्टर, फिर सब कंप्लीट 350 प्लस आर्टिकल। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे सेकेंड ईयर रिपोर्ट्स के कुछ चैप्टर देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका 36 मंथ का जो करंट अफेयर आपको भी करवा रहा हूँ, यही करंट अफेयर का वहाँ पर टेस्ट होगा कंप्लीटली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप देखोगे तो ये मेंटोरशिप एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी। ठीक है, तो आपका क्या है ना, आपको कंप्लीटली आप सोच के देखो ना, मेंटोर नहीं मिलता है यूपीएससी में। अगर आपको पर्सनल लेवल पर मैं मेंटोर कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लाना है। ठीक है, और मुझे पता है वो विदाउट मेंटोरशिप के आएगा नहीं। तो आप लोग अगर चाहो तो जल्दी से अपने आप को वेट मत करो, जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, फिर बाद में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। 24 में समय बचा ही कितना है? ठीक है, 23 वाले बच्चे भी कुछ जुड़ चुके हैं अब इसमें। ठीक है, तो 24 में समय बचा नहीं है, 14 महीने लगभग एग्जाम में बाकी हैं। क्या क्या कर लोगे? 17 से 18 महीने तो यूपीएससी की तैयारी में ही चाहिए होता है। ऑलरेडी लेट हो आप लोग, तो किस चीज़ का इंतजार है? जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, कंपेयर करोगे ना बड़ी कोचिंग से तो आपको दिख जाएगा कितना मिनिमम प्राइस पर ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और जो बच्चे इसमें जुड़े हैं ग्रुप में, उनके रिव्यूज़ भी हैं, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो। सभी बच्चों को भेजता भी रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल करके जितनी जल्दी हो सके खुद को इनरोल करवा लो, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर आप अपने नैया डुबोने के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, एक चीज़ और देखो बच्चों, पाम ऑयल जो है ना यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें यूपीएससी ने देखो पिछले साल क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा आयात हम किस चीज़ का करते हैं। उन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो हमें टिक करना था वो पाम ऑयल करना था। ठीक है, अब देखो पहले तो ये समझो कि पाम ऑयल, और इसको लेकर ना सवाल फिर आया अभी, पिछले साल 2021 में भी सवाल आया, 2022 में भी सवाल आया। सवाल पूछने का तरीका यूपीएससी का देखो किस तरह से उसने पूछा। देखो, पाम ऑयल जो है ना, ये पहले तो आप ये समझो कि ये है क्या। सबसे पहले नाम तो समझ में आ रहा है ना कि तेल है कोई। ठीक है, खाद्य तेल भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये वनस्पति का एक तेल है। ठीक है, वनस्पति तेल है, मैं बता देता हूँ चलो जल्दी से। ये वनस्पति का एक तेल है जिसमें ट्रांस फैटी एसिड जो होता है ना, TFA, ये नहीं होता है, इसीलिए हम खरीदते हैं इसको। ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड जो होता है बहुत दिक्कत करता है, मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी, शुगर, इससे सारी समस्याएं होती हैं। तो TFA इसमें नहीं होता है, प्लस इसमें विटामिन A, ठीक है, विटामिन A प्लस E जो है भरपूर होता है। ठीक है, तो एक खाद्य तेल है, वनस्पति का एक तेल है जिसमें TFA नहीं होता है, विटामिन A और E भरपूर होता है। हो गई डेफिनेशन क्लियर है? अच्छा,
एक सवाल पूछा 2021 में सबसे ज़्यादा हम आयात किसका कर रहे हैं, उन ऑप्शन में एक ऑप्शन था पाम ऑयल, वो सही था। ठीक है, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल यूपीएससी ने ये पूछा बच्चों, क्या है ना, जनरली अगर आप देखोगे ना तो इसका जो उत्पादन होता है ना, तो मुख्यतः ये होता है इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड, इसमें होता है। हम लोग तो इंडोनेशिया से ही ज़्यादा लेते हैं ना, थाईलैंड वगैरह में। ये हमारे दिमाग में रहता है। यूपीएससी देखो कैसे खेलता है बच्चों के दिमाग से। दिमाग में ये रहता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बट ये जो पौधा है ना पाम ऑयल का, ये स्थानिक नहीं है यहाँ का। यही पूछ लिया ऑप्शन में, इसी से सारा क्वेश्चन ही सही हो गया था। मतलब अगर इसको टिक कर देते ना सही तरीके से, क्वेश्चन बन गया था। 3 ऑप्शन थे, 2, 1, 2, 3। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ था पाम ऑयल जो है भारत का इन देशों का स्थानिक है। ठीक है, तो वो गलत स्टेटमेंट था, क्योंकि ये स्थानिक है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका का। ठीक है, दक्षिण और मध्य अमेरिका जो है उसका स्थानिक है। हम लेकर आए थे यूरोपियन इसको यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है ना, राज किया था इन देशों पर उपनिवेश के काल के दौरान, तो वो लोग आकर यहाँ पर लगाए थे इस पौधे को। ये स्थानिक नहीं है यहाँ का। यही यूपीएससी का ऑप्शन में था। अब देखो ना, अब बच्चा कहेगा कि पाम ऑयल सर पता था 2021 में सवाल आया, तो अच्छे से करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? छोड़ दिया ना गलती से, कर दिया तो फिर से क्वेश्चन आ गया 2022 में। अब मुझे बताओ, करंट अफेयर ये कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर नहीं हुआ? तो ये चीज़ें इस तरह से तैयारी करोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, और चीज़ें जो हैं आप समझ नहीं सकते, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को कर चुका हूँ, हर बार प्रीलिम्स में बहुत अच्छा खासा स्कोर मैंने किया है, तो मुझे पता है। ठीक है, चलो भाई, एक चीज़ मैंने आपको अब बता ही दी है कि पाम ऑयल का भारत सबसे बड़ा आयातक है। ये एक बार 2021 में पूछ लिया था, तो इसको भी लिख के रख लो कि पाम ऑयल हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। अब तो सरकार खुद भी इसके उत्पादन के लिए वर्क कर रही है। चलिए भाई आगे से देखते हैं। ठीक है, एक बच्चों देखो, पिछले साल ना एक नियम आया था जिसमें ये बोला गया था, जैसे जूट को लेकर कहानी समझ लो। ठीक है, अभी इसको लेकर कुछ फैक्ट भी बताऊंगा। जूट को लेकर समझो कि जैसे सरकार ने एक नियम बनाया, वो ये बोला कि जैसे खाद्यान्न की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए हमें चावल वगैरह पैक करना है, ठीक है, या गेहूं पैक करना है, ऐसी चीज़ों को पैकिंग के लिए ना हम 100% जो है जूट की बोरियों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जूट की जो बोरियां होती हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, थैले वगैरह, उसका इस्तेमाल करेंगे खाद्यान्न के लिए। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि चीनी की जो पैकिंग होती है, शुगर जो है, उसके लिए हम लगभग 20% जूट के थैले यूज करेंगे। भाई ये नियम याद कर लेना, यूपीएससी घुमा भी सकता है, जूट के लिए 20% कर देगा खाद्यान्न के लिए, और शुगर के लिए 100% कर देगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक तो बस एक लाइन में नियम बता दिया तो कहानी खत्म, वरना बहुत बड़ा नियम है, समझ नहीं पाओगे। अब देखो जूट को लेकर 3-4 फैक्ट जो है वो समझो, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे जो ज्योग्राफिकल चीज़ें जो भी हैं, एक तो सबसे पहले ये देखो कि सबसे बड़ा उत्पादक है भारत जूट का। पिछली स्लाइड में शायद लिखा था मैंने सबसे बड़े में। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक है भारत जूट का। ठीक है, तो ये याद रखना यूपीएससी। और बांग्लादेश वगैरह का जो क्षेत्र है ना, जैसे मान ली भारत का जो बंगाल का क्षेत्र है और बांग्लादेश का क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। एक फैक्ट और याद रखो, देखो ये ज्योग्राफी कंडीशन क्या है, जलोढ़ मिट्टी में पैदा होता है ये। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में पैदा होता है। इसके लिए जो सबसे जो ऑप्शन, जिससे एक ही ऑप्शन से आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, वो होता है कि इसमें वर्षा बहुत चाहिए होती है, अत्यधिक। आपको पता नहीं है सुंदरवन का जो क्षेत्र है कितनी बारिश होती है वहाँ पे, तो वहाँ पर जूट होता है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा एक कंडीशन और है, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस जो है इसमें तापमान चाहिए इसको पकने के लिए, वरना खराब हो जाएगा ये। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी, अत्यधिक वर्षा, बस इसको तो रट लेना। बहुत ज़्यादा वर्षा होगी ना, तब जाकर जो है जूट का उत्पादन होगा। ठीक है, और अब वर्षा ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोलते हैं, आर्द्र जलवायु बोलते हैं कि नहीं? आर्द्र जलवायु, तो ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि वो कौन सी जलवायु होगी। ठीक है, तो तीसरी जलवायु कौन सी होगी, आर्द्र होगी। ठीक है, 3-4 फैक्ट थे जूट को लेकर, आप लोग अच्छे से इसको लिख कर रख लो, अगर सवाल आता है तो गलती नहीं करेंगे भाई। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ मैं और बताता हूँ अच्छी वाली। देखिए भाई, देखो एक बच्चों 2 स्कीम्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा सवाल इनको लेकर पहले बना भी है और बन भी सकता है। देखो अगर यूपीएससी ये पूछे ना कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, देखो 2 स्कीम है इसको लेकर। एक तो है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, इसको हिंदी में बोलते हैं वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना। ठीक है, प्रमाणीकरण योजना। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक प्रोग्राम के अंडर, बड़े प्रोग्राम के अंडर है, उसको बोलते हैं भारतीय सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली। इसको इंग्लिश में, तो हिंदी में तो ये बहुत दिक्कत वाला है, इसको इंग्लिश में लिखो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, गारंटी सिस्टम।
ठीक है, और पीजीएस इंडिया बोलते हैं इसको, पीजीएस इंडिया। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ फिर भी लिखना, भारतीय सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली। ठीक है, तो इसके अंदर है ये स्कीम। अब देखो, अगर यूपीएससी चाहे ये पूछ ले कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम न्यूज़ में रहता है, ये है क्या, या पूछ ले कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेट, सबसे ज़्यादा तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन अगर यूपीएससी पूछ ले कि वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना जो है, मुझे लगता है आज से 2-3 साल पहले सवाल पूछ चुका है इसको बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो अगर पूछे कि ये न्यूज़ में रहता है तो ये क्या है, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको दिमाग में रखना है कि ये दोनों ही प्रोग्राम अगर है ना, ये जैविक खेती से जुड़े हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है ना। अब देखो बच्चों, जैविक खेती क्या होता है बताऊंगा, वैसे आगे चलकर प्राकृतिक खेती भी क्या होती है। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या सीन है, देखो अभी आपको पता है ना, हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें केमिकल का बहुत इस्तेमाल होता है, जो फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक जो होते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि आजकल सब कुछ मिलावट है, फर्टिलाइजर को लेकर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल देते हैं, फिर वो जो है शरीर में जाकर नुकसान करता है। तो सरकार अब बढ़ रही है जैविक खेती की तरफ कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, हम कम से कम केमिकल का इस्तेमाल हो हमारे खाने में, ऐसे तो हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार कोशिश कर रही है इस चीज़ को लेकर, तो उसी को लेकर ये प्रोग्राम है। ठीक है, किसी क्षेत्र को प्रमाणीकरण दे देना कि ये क्षेत्र जो है जैविक खेती में अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है, पिछले साल इस स्कीम के तहत अंडमान निकोबार को पहला वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण क्षेत्र घोषित किया गया है। समझ में आ गई कहानी। इस क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, एक तो ये समझ लो। अब थोड़ा सा और डिफरेंस भी देख लो इनके अंदर क्या है। ठीक है, जो आपका पीजीएस इंडिया प्रोग्राम है ना, पीजीएस इंडिया जो प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ किसान मिल गए, ठीक है, आपस में कई किसान मिल गए, तो आपस में ये लोग क्या करते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं और सरकारी योजना के तहत जैविक खेती में इनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार इनका एक समूह बना देती है कि भाई एक एक किसान को ट्रेनिंग देने से बेटर ये है कि इनको सभी को एक साथ जो है प्रशिक्षण दे दिया जाए और ये किसी उत्पाद को पैदा करें जैविक खेती के तौर पर। ठीक है, लेकिन बात क्या है ना कि ईयू और जो अमेरिका है, इसमें ना भारत की इस प्रणाली को मान्यता ही नहीं दी गई है। अब इसको याद रखना, कंफ्यूजन यहीं पे होगा। ठीक है, ये जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, अब देखो आपको पता है ना कि अमेरिका और यूरोप में ज़्यादातर जैविक खेती के उत्पादों की मांग रहती है ना, तो भारत भेजना चाहता है वहाँ पर। तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसको मान्यता नहीं देते ये लोग, ये कहते हैं नहीं नहीं अभी हम लोग इसको लेकर क्लियर नहीं है कि आपके किसान अच्छे से जैविक खेती कर भी पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक फैक्ट तो इसको लेकर, इस स्कीम को लेकर देख लो। दूसरी बात ये है, एक ना भारत की, और तो एक ऐसी स्कीम भी कोई होगी जिसको लेकर ये लोग एक्सेप्ट करते होंगे। हाँ, एक ऐसी स्कीम और भी है जिसको बोलते हैं एनपीओपी, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, राष्ट्रीय, जल्दी जल्दी लिख देता हूं, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसको तो यूरोप में और अमेरिका में जो है स्वीकृत किया गया है। ठीक है, और काम क्या होगा इसका, बस इतना याद रखो, ये जो प्रोग्राम है ना, वाणिज्य मंत्रालय के तहत है। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत ये प्रोग्राम है, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत है तो मानना ही पड़ेगा यूरोप को। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत ये लोग बस काम तो वही करते हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पता क्या है, इसमें तृतीय पक्ष जो है, मैं बताता हूँ एक सेकंड आपको। जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है ना, कोई तीसरा बंदा चेक नहीं कर रहा है कि ये लोग जो खेती कर रहे हैं या प्रशिक्षण करके खेती कर रहे हैं जैविक खेती, ये सही भी है या गलत है। यहाँ पर तीसरा पक्ष देखता है जाकर, किसानों का कोई तीसरा पक्ष जो होता है, हो सकता है यही लोग, इन देशों के कोई सी कंपनी को ये लोग पैसा दे दें और वो जाकर चेक करे कि भाई ये जो खेती कर रहे हैं जैविक खेती सही तो है ना, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे इसमें, हमें पागल तो नहीं बना रहे हैं। तो ये चीज़ें जो कहीं ना कहीं पर ये लोग थर्ड पार्टी जो है इसका जो है चेक कर देती है, प्रमाणीकरण कर देती है, तब जाके ईयू और अमेरिका जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंस याद रहेगा कि नहीं आएगा, अच्छे से याद रहेगा ना भाई। चलो भाई, मैंने आप लोगों को बहुत टफेस्ट वाला टॉपिक जो है बहुत आसानी से इसको बता दिया है। अब मैं आपको भी वही ले रहा था कि एक बताना, देखो एक ना कॉन्सेप्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, इसको लेकर कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, हिंदी में लिख देता हूँ, शून्य बजट प्राकृतिक खेती। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले इस वर्ड को ही तोड़ दो आप, एक शून्य बजट अलग कर दो, प्राकृतिक खेती अलग कर दो। प्राकृतिक खेती क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया है ना कि जनरली क्या होता है कि जैसे किसी रसायन के उपयोग के बिना जो खेती की जाती है, ठीक है, किसी केमिकल के बिना, किसी रसायन के उपयोग के बिना जो खेती होती है ना, उसको बोलते हैं क्या, प्राकृतिक खेती।
ठीक है, उपयोग के बिना जो खेती होती है। अच्छा अब देखो, अब क्या है ना, अब इसी में आप ऐड करो ये वाला कॉन्सेप्ट। ये क्या है कि अगर इसमें कहा गया, ये था एक सुभाष पालेकर थे, याद रखना 1990 के दशक में ना इसकी जो उत्पत्ति की थी ना इस टर्म की, सुभाष पालेकर, लिख देता हूँ नाम, सुभाष पालेकर द्वारा इस न्यूज़ की अवधारणा, इस चीज़ की अवधारणा दी गई थी, पालेकर। ठीक है, इसने ये बोला कि देखो भाई क्या है कि आप ठीक है ये तो कर ही रहे हो, बट ऐसी खेती होनी चाहिए जिसमें ना बिल्कुल भी पैसा ना लगे आपका। ठीक है, मतलब अब देखो ये क्या, पैसे तो व्यवहारिक तरीके से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट जनरली उन्होंने जो बोला था वो बोला था कि आपको खेती करने के लिए ना किसी से लोन ना लेना पड़े, ऋण ना लेना पड़े। ठीक है, तो मतलब शून्य बजट हो आपका खेती के लिए। और प्राकृतिक खेती जो है ना वो होती ही ऐसी है कि उसमें बजट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुभाष पालेकर ने ये बात बोली। कैसे, वो क्या बोल रहे हैं देखो, वो बोलते हैं कि देखो 3-4 स्तंभ हैं इसके, अगर 4 स्तंभ देखोगे ना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, वो लिख लो, यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन में, फिर से पूछ सकेगा। देखो जीवामृत, एक है जीवामृत, ठीक है, एक है बीजामृत। मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है। बीजामृत, आच्छादन, ठीक है, आच्छादन, और चौथा आप एक देख लो वहापसा। अब देखो भाई, एक तो सवाल ये बन सकता है कि ये 4 न्यूज़ में रहते हैं, ये किसके स्तंभ हैं, एक तो ये पूछ ले, या ये वर्ड जो न्यूज़ में रहते हैं किससे जुड़े हैं, तो क्या बोलोगे, शून्य बजट प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए ये 4 पिलर हैं। पहले तो ये, अब इसके अंदर क्या है देखो, ये क्या कहते हैं कि देखो भाई बजट की जरूरत ही नहीं है, पैसा चाहिए नहीं आपको, क्यों चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर, आप क्या करो, गाय के गोबर जो होता है उसको खाद के फॉर्म में इस्तेमाल करो। आप करते ही है ना, आप घरों में भी देखा होगा आप लोगों ने, तो इसको इस्तेमाल करो, आपको जरूरत ही नहीं है फर्टिलाइजर की। तो वो क्या हो गया, उसको इन्होंने बोल दिया जीवामृत है वो। ठीक है, बीजामृत क्या बोला उन्होंने, बोला कि जो जो जैसे बीज वगैरह हैं तो उनको क्या करो, अच्छे से रख दो ताकि बैक्टीरिया वगैरह उसका रिफॉर्म कर दें, अच्छे से उनको जमीन के अंदर गाड़ के रख दो। ये सब चीजें इन्होंने बोली कि ये इसमें भी आपको पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा वो बोलते हैं आच्छादन। आच्छादन में क्या होता है, मल्चिंग, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। जैसे क्या होता है ना, जैसे बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारी जमीन है तो खेती होती है ऊपरी परत वाली में ना, तो ये मिट्टी क्या होता है, हवा वगैरह चल रहा हो या पानी का फ्लो ज़्यादा हो, बाढ़ वगैरह आ गई हो, बारिश ज़्यादा हो, तो ये ऊपरी परत खराब हो जाती है। तो ये परत खराब हो जाती है तो फिर उत्पादन अच्छा नहीं होता, एग्रीकल्चर खेती होती नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको ढक दिया जाता है पत्तों वगैरह से। ठीक है, पत्तों से अगर ढक देंगे ना तो अगर मान लो हवा आएगी, पानी आएगी, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मिट्टी की ऊपरी परत बर्बाद नहीं होगी। इसको बोलते हैं आच्छादन। ठीक है, तो ये भी बोल रहे हैं कि ये तो हम नॉर्मली कर सकते हैं, पत्ते तो हर जगह मिलते हैं, आप कर लो उसको, पैसे की जरूरत ही नहीं है। वापसा ये है कि ज़्यादा सिंचाई मत करो, इतना पानी आपने देखा होगा भर देते हैं खेतों को पानी से, उतना मत करो। वो कहते जब जरूरत है ना, जरूरत के अनुरूप सिंचाई करो। और जो मिट्टी के जो कण हैं, ठीक है ना, मिट्टी उसमें कम से कम वायु को ना, वायु और जल को अच्छे से प्रवेश होने दो। ठीक है, वायु और जल को अच्छे से प्रवेश होने दो, इसको बोलते हैं वहापसा। ठीक है, पूछ सकता है यूपीएससी, वहापसा न्यूज में रहता है। ठीक है, तो याद रखना इसको। चारों समझ में आ गए बच्चे, इसको ही इन्होंने क्या बोल दिया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, चारों कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिए हैं, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप सवाल यूपीएससी ने कैसे पूछा था ये, ठीक है, इस चीज को लेकर ही। ये जो आच्छादन है ना, ये है 2021 का है, शायद 22 का क्वेश्चन है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर यूपीएससी सवाल में ये पूछता है कि भाई जो संरक्षण कृषि है, कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर जो है, कंजर्वेशन फार्मिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, कंजर्वेशन फार्मिंग, संरक्षण कृषि बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन फार्मिंग के अंदर यूपीएससी पूछ रहा है कि कौन कौन से साधन जो हैं वो कंजर्वेशन फार्मिंग के हैं, मतलब कैसे की जा सकती है वो। तो ऑप्शन में कुछ आसान था, बड़े सारे 6-7 ऑप्शन दिए थे यूपीएससी ने, जिसमें हमें 3-4 टिक करने थे, बाकी गलत थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक तो ये था कि भाई मुझे एग्जैक्ट चीज़ें याद नहीं, पर मैं बताता हूँ। देखो अगर हम न्यूनतम जुताई करते हैं, मैंने आपको क्या बोला, ज़्यादा जुताई करोगे तो मिट्टी हवा ज़्यादातर हल्की हो जाएगी और उड़ जाएगी। ठीक है, न्यूनतम जुताई करनी चाहिए। और मिट्टी के ना क्या होता है, अगर हम ज़्यादा जुताई करते हैं ना तो मिट्टी के अंदर जो कहीं ना कहीं पर जो धातुएं पाई जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, वो नुकसान हो जाता है उनका, खराब हो जाती हैं वो। ठीक है, तो न्यूनतम जुताई करनी चाहिए, कम जुताई, तो ये भी एक साधन है इसका, ये यूपीएससी ने ऑप्शन में भी डाला था। दूसरा ये था मृदा के साथ, जैसे मैंने बोला ना कि इसी न्यूनतम में एक चीज़ आप जोड़ो कि मृदा के साथ आप कम से कम छेड़खानी करो। जो मिट्टी है ना, जो जमीन है, खेती है जो आप करते हो जहां पर एग्रीकल्चर, वहां पर ज़्यादा छेड़खानी मत करो। दूसरा ये था कि जैसे मैंने आपको क्या बोला, मल्च, ढक दो ऊपर मिट्टी की परत को ऊपर से, तो ये भी तो इसका साधन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और तीसरी जो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप फसलों का, अगर आप देखोगे फसल चक्कर है,
ठीक है, बहु फसलें उगाते हो, फसल चक्कर है, सही समय पर फसलों को बार बार उगाते रहते हो, नई नई फसलें उगाते रहते हो, बीच में दालें उगाते रहते हो, तो इसका अगर पालन करते हो तो ये भी अच्छा है, ये भी कंजर्वेशन कृषि का एग्जाम्पल है। अब एक ऑप्शन पता क्या डाला था जिसकी वजह से आंसर सही हो सकता था, वो था कि अगर आप एकल कृषि करते हो। अब देखो ये तो गलत हो गया ना, नेगेटिव हो गया कि नहीं, एक ही फसल उगाए जा रहे हो, आजकल हो रहा है ना पंजाब हरियाणा ज़्यादातर क्या हो रहा है, सिर्फ चावल ही उगाए जा रहे हैं, सिर्फ गेहूं उगाया जा रहा है, तो खराब हो गई ना जमीन। फसलों का चेंज करते रहो उसको बार बार, कभी कौन सी फसल उगा ली, बीच में दालें उगा ली, कुछ और कर लिया, इससे क्या होता है मिट्टी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहती है ना, मिट्टी की जो उत्पादकता है वो बनी रहती है। अब इसको कट कर देते ना तो आपका आंसर मिल कर रहा था। अब यही मैं आपको इतना अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, आगे अगर सवाल रिपीट होता है तो आप लोग अच्छे से बता दोगे। चलो भाई आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक ना अगर यूपीएससी पूछे कि हरित धारा न्यूज में रहा था, ठीक है, हरित धारा पूछ ले कि ये न्यूज में था, ये है क्या। सबसे पहले तो ये देख लो कि इसको बोलते हैं एंटी, बता देता हूं अच्छे से भूलोगे नहीं, मैथेनोजेनिक, एंटी मैथेनोजेनिक जो है फीड सप्लीमेंट है। ये फीड सप्लीमेंट समझते हो, गाय को जो चारा खिलाते हैं ना वो है। एंटी मैथेनोजेनिक का क्या होता है, जो जैसे हम लोगों को पता है ना कि जैसे हम गाय और जो भेड़ है, ठीक है, गाय भेड़ भैंस भी जो हैं, ये लोगों को जब हम चारा देते हैं ना तो ये लोग क्या करते हैं, मिथेन जब ये खाते हैं, जब जुगाली करते हैं ना, ये आपने देखा होगा गाय चबा रही होती है जब, तो ये जुगाली उस समय मिथेन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मिथेन उत्सर्जित करते हैं ये लोग, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, ये मिथेन का आपको पता है ना ग्रीन हाउस गैस है ये, तो नुकसान करती है ये। तो मिथेन के उत्साह इसमें क्या होगा कि मिथेन जितना पहले कर रहे थे ना उसमें 20% की कमी कर देगा ये ऐसा चारा है, ये चारा ऐसा है, एंटी मैथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है, ये खिलाएंगे ना उनको तो 20% कम मिथेन उत्सर्जित होगी, रट लेना बस इसको, अगर आए तो कहीं भी कर देना, ठीक। चलिए भाई आगे देखते हैं। देखो कुछ कुछ चीज़ें अब मैं आपको पशुधन को लेकर बता देता हूँ, उसको भी आप लोग अच्छे से नोट करके रख लो। देखो सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, पशुधन क्षेत्र को लेकर कुछ फैक्ट हैं, ठीक है, चलो भाई समझो इसको। सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये देखो कि भारत का जो कुल कृषि का जो जीडीपी है, ठीक है, कृषि का भी जीडीपी अलग से निकलता है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो जो पशुधन क्षेत्र है ना उसका योगदान 34% है। एक तो पहला फैक्ट तो ये रख लो, ठीक है, इसको लेकर गलती नहीं करनी है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, पशुपालन जो विषय है पशुधन वाला जो है, ठीक है, पशुपालन जो क्षेत्रक है ये राज्य सूची का विषय है। किसका है, राज्य सूची का, तो ये भी एक फैक्ट हो गया, बता रखी है ना, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ चीजें और हैं, देखो 20वीं पशुधन जनगणना हुई थी, ठीक है, जनगणना कहते हैं इसको, तो ये सेंसस हुआ था 20th पशुधन को लेकर, जिसमें क्या क्या चीजें निकल कर आई। एक तो ये देखो विश्व में सबसे बड़ा पशुधन जो है वो भारत में है, भारत पहले नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा पशु हैं। अब आपके मन में आना चाहिए सर पशुओं में भी कौन कौन सा सेगमेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है, तो बिल्कुल बताएंगे आपको। भैंसों में अगर भैंसे देखोगे बफेलो, उसमें हम लोग पहले नंबर पर हैं, ठीक है, भैंसों के मामले में हम लोग पहले नंबर पर हैं। बकरियों के मामले में हम लोग जो भारत है वो सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, और अगर आप भेड़ देखोगे, भेड़ के मामले में हम थर्ड नंबर पर हैं, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक डाटा, कहीं पर भी सवाल घुमा सकता है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना है। और विश्व में है ये स्थान, विश्व में हम कौन से स्थान पर है, ठीक है, तो ये रट लो, ये यहाँ पर लिख लो। दूसरा एक चीज़ और देखो कि मैंने वैसे पहले भी बताया कि मछली के मामले में है ना, मत्स्यन के मामले में हमारे पास सेकंड बड़ा भंडार है, सेकंड बड़ा उत्पादक है भारत जो है, मत्स्यन के उत्पादन में हम लोग सेकंड बड़े, ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बट एक चीज़ और देख लो, चिकन जो है, ठीक है, कुक्कुट बाजार बोलते हैं जिसको, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो भारत सेकंड बड़ा है, उत्पादक है, ठीक है, तो ये भी रट लेना है भाई चीज़ें। तो ये बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को जो है भटकाव जो है ना वो मिनिमम आपका होना चाहिए, ठीक है, जितना कम भटकाव रहेगा ना उतनी चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। जल्दी से भाई कुछ कुछ चीज़ें और बची हैं, जल्दी से देखते हैं उसको, ताकि आप लोगों का इकोनॉमी में ना कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। आप लोग इसको रिवाइज भी करते रहेंगे टाइम पर, ठीक है ना, अच्छे से इसको रिवाइज भी करते रहना है। अगर मान लीजिए बच्चों यूपीएससी ये पूछे कि समर्थ स्कीम न्यूज़ में रहती है, ठीक है, समर्थ स्कीम या योजना न्यूज़ में रहती है, ये है क्या, तो अगर आप देखोगे ना तो जो टेक्सटाइल क्षेत्र है, ठीक है ना, वस्त्र क्षेत्र लिख दो इसको या इसमें लिख दो, इसमें कौशल विकास हेतु, ठीक है, कौशल विकास हेतु,
स्किल इंपॉर्टेंट बिल्ड करनी है कौन से क्षेत्र में, टेक्सटाइल क्षेत्र जो है, वस्त्र जो क्षेत्र है ना, टेक्सटाइल क्षेत्र में, उसमें स्किल को बिल्ड करने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है, समर्थ योजना। चलिए भाई, अच्छा अगर यूपीएससी पूछे कि स्वर्ण अयस्क जो है, ठीक है, अयस्क समझते हो ना, कच्चा जो होता है, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आयरन ओर है, उसी तरह से गोल्ड ओर है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो भंडार सबसे पहले नंबर पर भंडार किस में ज़्यादा है, बिहार में। ये रट लेना, पहले नंबर पर जो है स्वर्ण से कच्चा जो सोना है वो बिहार में सबसे ज़्यादा भंडार है, उसका 44% लगभग। और बाकियों में आप सेकंड नंबर पर भी देख लो, जैसे राजस्थान है, ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पर है। परसेंटेज चाहो तो लिख लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, 25% है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, नहीं है भाई, बिहार में है, ठीक है। कर्नाटक में अगर आप देखोगे तो 21% आपको मिलेगा, तीसरे नंबर पर है। चौथे पर अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल मिलेगा, जिसमें 3% है, ठीक है। तो ये रट लेना भाई, ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्वर्ण अयस्क जो है, गोल्ड और जो है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, कहाँ पर चीज़ें हैं, तो वो आप लोगों को अच्छे से याद रहनी चाहिए। चलिए भाई, एक दो चीज़ें और देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, भारत ने क्या किया पिछले कुछ 1-2 साल में ना, कुछ कुछ क्षेत्रों को लॉजिस्टिक अवसंरचना क्षेत्र का दर्जा दिया है। मैं बताता हूँ क्या होता है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का दर्जा दे दिया है, अवसंरचना क्षेत्र का दर्जा, ठीक है। किन को, पहले तो ये देख लो किनको किनको दिया है, ठीक है। प्रदर्शनी केंद्र जो होते हैं ना, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी केंद्र, बताऊंगा सारा फायदा, टेंशन मत लो। प्रदर्शनी एग्जीबिशन सेंटर जो होते हैं ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, पुस्तकें लगी होती हैं, प्रदर्शनी होती है, उनको भी अवसंरचना का दर्जा दे दिया है। दूसरा, सभागार जो होते हैं, सभागार जिसको बोलते हैं कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर जो होते हैं इनको, ठीक है। देखो, इससे 1 साल पहले ही भारत ने लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी दिया था। बताता हूँ क्या है लॉजिस्टिक क्षेत्र, तो बता चुका हूँ ना क्या होता है। जो हम लोग, हम लोगों को पता है ना कि ये जो क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग ट्रैवल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों को क्या करना है ना, कि हमारा जो सड़क से होने वाला खर्च है ना, जब हम माल भेजते हैं सड़क से, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है वो, तो इसलिए किसका सहारा लिया जाता है, रेलवे। यही चीज़ें जो हैं लॉजिस्टिक क्षेत्र को इम्प्रूव करने की जब बात आती है, तब आती है कि भाई हम कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे हमारा रेलवे भी आसान हो, कम खर्चे में पहुँच जाए माल, सड़क के माध्यम से भी जल्दी और कम खर्चे में। सड़कों में आपको पता है कितने बड़े बड़े गड्ढे, कितना लेट हो जाता है काम, है ना, एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। तो इन सब क्षेत्रों को इंप्रूव, इस पूरे होलिस्टिक क्षेत्र को बोलते हैं लॉजिस्टिक क्षेत्र। अब देखो, अवसंरचना का दर्जा, अगर तो यूपीएससी सवाल पूछे किस किस को दिया गया है, तो भाई सीधे मैंने आप लोगों के सामने फैक्ट रख दिए हैं, ठीक है, गलती होगी नहीं। दूसरा, इसका फायदा क्या है, क्यों देते हैं दर्जा, क्योंकि इनको लोन मिल सके, ऋण प्राप्त हो सके इनको, ठीक है, आसानी से ऋण प्राप्त होगा ना, तो तभी तो ये क्षेत्र ज़्यादा प्रमोट हो पाएंगे ना, सरकार के क्षेत्र से या कहीं पर जो संस्थागत क्षेत्र है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्राप्त हो सके, बस ये है। एक अगर यूपीएससी पूछे कि स्वामी कोष न्यूज़ में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्वामी कोष अगर पूछ ले कि स्वामी कोष जो है, इंग्लिश में लिख दे चाहे हिंदी में लिख दे, ये न्यूज़ में रहता है, ये है क्या। देखो, बनाया तो ये 2019 में गया था, बट इंपॉर्टेंट बहुत है ये। जो आवास परियोजना है ना, अवरुद्ध आवास परियोजना, मैं लिख देता हूँ पहले, आवास परियोजनाएं जो हैं उनको पूर्ण करने के लिए, परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार कहती है ना, कई प्रोग्राम ऐसे हैं सरकार के जो हाउसिंग सेक्टर है, बस इतना भी याद रखोगे ना कि ये हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई स्कीम है, तब भी आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, तो हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड ये एक स्कीम है जिसमें जो रुकी पड़ी आवास परियोजना है ना, सरकार चाहती है कि वो जल्दी पूरी हो, उसके लिए इन्होंने एक कोष बना दिया था, वही कोष है स्वामी कोष, ठीक है भाई। जल्दी से देखते हैं चीजें आगे। देखो भाई, एक ना अभी अगर यूपीएससी पूछे, हुआ क्या था कि भारतीय प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की थी, गति शक्ति, ठीक है, जिसमें 100 ट्रिलियन रुपए को मतलब इन्वेस्टमेंट लानी थी और कहीं ना कहीं पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना था, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में, गति शक्ति के बारे में। गति शक्ति प्लान पूछ ले कि है क्या। पहली चीज तो ये है कि जो अवसंरचना क्षेत्र है, आजकल सरकार जो है ना इसी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। अवसंरचना संपर्क परियोजना, जैसे अवसंरचना को लेकर जितनी परियोजनाएं हैं ना, क्या है ना, अब देखो एक चीज़ समझो, सड़क मंत्रालय अलग परियोजना चला रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की कोई परियोजना चल रही है, रेलवे की कुछ अलग चल रही है, तो इन सबको ना एक यूनिफाइड, एकीकृत करने के लिए, ठीक है, इनके प्रयासों को अवसंरचना के क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए इसको बनाया गया। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मंच है ये,
जिस पर गति शक्ति, जिस पर क्या करेंगे, ये सब परियोजना जो मंत्रालय है ना, ये सब देखेंगे कि भैया ये कौन सा प्रोजेक्ट चला रहा है, सड़क मंत्रालय या कोई और मिनिस्ट्री कौन सा प्रोजेक्ट चला रही है, फिर ये आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब मान लो कोई काम एक मंत्रालय कर रहा है, फिर दूसरा वो क्यों करे, है ना, वो भी उसी पर उतना पैसा खर्च कर रहा है, तो फायदा नहीं है ना उस चीज़ का, फालतू है वो। तो आपको इसमें एकीकृत लाने के लिए, एक यूनिफाइड सिस्टम बनाने के लिए एक डिजिटल मंच बनाया गया है। कहानी खत्म, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर यूपीएससी पूछेगा तो क्या है, देखो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था कि लॉजिस्टिक को लेकर एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड के लेवल पर जारी करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। अगर पूछ ले कि भारत में ना एक रिपोर्ट जारी की जाती है, लीड्स रिपोर्ट, लीड्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तो संबंधित उसी से है, किससे, लॉजिस्टिक क्षेत्र से, वो बता चुका हूं अभी। ये भारत में कौन जारी करता है, बस इतना याद रख लो, वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। भारत में कौन जारी करता है, वाणिज्य मंत्रालय। मैं नहीं चाहता कुछ भी आप लोगों का छूटे। देखो, एक ऑपरेशन आहट चला था रेलवे ने, अगर पूछे पहले यूपीएससी की ऑपरेशन आहट न्यूज़ में रहता है किसका, पहले तो वो याद रखो कि रेलवे का ऑपरेशन है, रेलवे मंत्रालय का, ठीक है। ऑपरेशन आहट क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि बहुत सारी जो मानव की तस्करी है ना, मानव की तस्करी रेलवे के माध्यम से कई बार ज़्यादा होती है, पता नहीं चलता है, ठीक है। लड़कियों को या बच्चों को गुमराह करके कैद करके ले जाते हैं वहाँ पर और तस्करी करते हैं उनकी। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, रेलवे थोड़ा अवेयर रहता है कि भाई नज़र रखेंगे कौन ट्रैवल कर रहा है, कौन किसी को, लड़की को लेकर तो नहीं जा रहा है या बच्चे को लेकर तो नहीं जा रहा है। तो इसको रोकने के हेतु एक ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था, बस इतना याद रखना, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। देखो एक चीज़ और देखो, जो आपका सिविल एविएशन सेक्टर है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक उड्डयन क्षेत्र, ठीक है, सिविल एविएशन सेक्टर। इसमें क्या सवाल बन सकता है, 3-4 बॉडीज़ हैं, उसके बारे में पढ़ लो ताकि आप लोगों को फिर ये भी टेंशन खत्म हो जाए इस क्षेत्र को लेकर। देखो एक बॉडी है इसमें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना भाई, ठीक है, नहीं हो तो फिर सर्च कर लेना गूगल पे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है। एक तो ये बॉडी है, इसका काम क्या है कि एक तो एयरपोर्ट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरा इसका प्रबंधन, ठीक है। एयरपोर्ट का निर्माण और प्रबंधन देखता है कौन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, अच्छे से देख लो। एक बॉडी है DGCA, हिंदी में बोल रहा हूँ, नाम लिख लेना, हिंदी में बोलते हैं इसको नागर विमानन महानिदेशालय, लिख ही देता हूँ, नागर विमानन महानिदेशालय, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये वायुयानों की सुरक्षा, जो आपके जहाज चलते हैं ना, वायुयानों की सुरक्षा को नियमित, ठीक है, या फिर जो परिचालन होता है, ऑपरेशन जो होता है उनका, उसको नियमित करता है, ठीक है। तो ये याद रखोगे आप लोग कि भाई DGCA बॉडी क्या है, ये क्या काम करती है। तो दूसरा भी बता दिया है, तीसरा भी देख लो, एक और है BCAS, इसको हिंदी में बोलते हैं नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो। नागर विमानन तो कॉमन ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर आगे लिख लो सुरक्षा ब्यूरो, ठीक है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब सिक्योरिटी है तो ये क्या करेगा, सुरक्षा से संबंधित मानक निर्धारित करता है, सुरक्षा संबंधित मानक, स्टैंडर्ड, ठीक है, सुरक्षा संबंधी मानकों को निर्धारित करता है, रूल्स वगैरह बनाता है कि कैसे भाई सिक्योरिटी की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक और बचा है लास्ट में, वो भी लिख लो, उसको बोलते हैं AERA, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, ठीक है, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका जो है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये जो है मेनली काम करता है टैरिफ वगैरह या शुल्क, टैरिफ समझते हो ना, क्या किराया होगा, विमान में आप ट्रेवल करते हो कितना पैसा लगेगा, तो टैरिफ शुल्क का निर्धारण कौन करता है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें बता दी हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है इस क्षेत्र में। अगर यूपीएससी सवाल पूछेगा तो इसी पे पूछेगा, ठीक है। तो चारों बॉडीज़ मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी हैं, जिस बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो वो पुराना इसी को रिपीट करके सुन लेगा, तो आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी। चलो भाई एक आगे देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर यूपीएससी पूछे कि स्टॉकहोम घोषणा पत्र न्यूज़ में रहता है, स्टॉकहोम घोषणा पत्र, कई बार भाई थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना वीडियो, तो थोड़ा सा हाथ भी है चलने में थोड़ी दिक्कत करता है, इसलिए थोड़ा कई बार लिखने में दिक्कत आ जाती है, तो आप लोग उसके लिए
मुझे माफ़ ही करें। ठीक है, स्टॉकहोम घोषणा पत्र जो है ये आप अगर देखेंगे तो ये अगर यूपीएससी पूछे कि भाई ये न्यूज़ में रहता है ये है क्या, तो एक तो क्या है 2030 तक ना सड़क दुर्घटना में जो मौतें होती हैं, ठीक है, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना, 50% तक कम करना। ठीक है, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत जो होती है, मृत्यु जो हैं, उनको 50% तक कम करना है 2030 तक। ये वर्ल्ड लेवल पर अपनाया गया था। तो यूपीएससी पूछे क्या भारत इसका हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल अच्छा है, तो क्यों नहीं होंगे हम, तो भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो बस पूछेगा सवाल स्टॉकहोम घोषणा पत्र न्यूज़ में रहता है क्या, ये चीज़ है। मेंस में भी आप इसका जिक्र करते हो, जब आप सड़क दुर्घटना और सड़क सिक्योरिटी को लेकर जब बात कर रहे होते हो ना, तब आप इसका जिक्र जरूर करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई आपकी हैं, कुछ हद तक मैंने इसमें हो गया है। एक दो चीज़ें और बची हैं जिसमें हम लोग वो देख लेते हैं कि भाई जो मार्क है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हालांकि है वीडियो, थोड़ा और 10-15 मिनट का काम वर्क है, हम लोग इकॉनमी को ख़त्म करके ही आज पूरा करेंगे आज भाई। ठीक है, जल्दी से देख लो, कुछ मार्क हैं बच्चों, कुछ मानक हैं भारत में जो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ मानक हैं भारत के, उनका देख लो कौन कौन, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछ चुका है इन पे। पहले नंबर पर है ISI मार्क, सुना होगा आप लोगों ने। कौन जारी करता है इसको, तो ये जारी करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो बोलते हैं उसको, जल्दी जल्दी बताऊंगा, शॉर्ट में लिख लो भाई, BIS द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं होती हैं, आप लोग जो खरीदते होगे ना, AC वगैरह, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए यह अनिवार्य है। ठीक है, ये कंपलसरी है। कौन जारी करता है, BIS चेक करता है, मतलब ये लगाता है BIS ये मानक। ठीक है, बस रट लो, ISI मार्क कौन जारी करता है। ठीक है, किसके लिए जारी किया जाता है, तीनों चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, BIS हॉलमार्क है, वो तो खुद जो है BIS जारी करता है। चलो लिख देता हूँ, BIS हॉलमार्क, ये किसके लिए, सोने पे ऐड नहीं देखी हो आप लोगों ने, तो BIS ही जारी करता है, और सोने के आभूषणों पर। ठीक है, सोने के आभूषणों पर कहते हैं ना ऐड आ रही होती है कि भैया ये जरूर चेक करके खरीदेगा आप, ये लगा है मानक या नहीं। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया। तीसरा देख लो, एक आता है FPO चिन्ह। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं फल उत्पाद आदेश, फल उत्पाद आदेश। तो अगर ये पूछ ले यूपीएससी ये कौन जारी करता है, तो ये अगर आप देखोगे तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है ना, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है, प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ये। ठीक है, काम क्या होगा आपको पता है ना, फल उत्पाद आदेश है तो फलों और इस पर जारी करता होगा ये FPO। ठीक है, उसके पे लगाता होगा ये मानक। चौथा एक और देखो, भारतीय जैविक प्रमाणीकरण, भारतीय, अभी बताया है सब कुछ जैविक क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देने के लिए कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है कि नहीं है, प्रमाणीकरण, तो ये जो है ये कौन जारी करता है, एपेडा। अब ये बॉडी में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, किसके अंतर है, ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत है। ठीक है, ये बॉडी बता चुका हूँ ना अच्छे से, जब IR पढ़ाया था, पॉलिटी पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था इसको। ठीक है, तो ये वहाँ से आप लोग देखना। तो ये अब काम क्या है, मैंने बताया ना कि प्रमाणीकरण देखेगा कि ये उत्पाद जैविक है कि नहीं है, तो ये एपेडा जारी करता है, इसको याद रखना। एक और बचा है जिसको हम बोलते हैं एग मार्क। ठीक है, एग मार्क, अब ये देख लो, कृषि मंत्रालय के तहत ना एक निदेशालय है, इसको बोलते हैं विपणन और निरीक्षण महानिदेशालय, निरीक्षण निदेशालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत है ये जारी करता है। ठीक है भाई, कृषि उपज वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको प्रमाणीकरण करने के लिए इसको जारी किया जाता है। इनको रट लेना, इन पर सवाल पहले बने हैं, गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, 4-5 चीज़ें बस और बची हैं, उसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं, तो आपका इकॉनमी लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर जो बाद की चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें बची होंगी जो लास्ट में 3-4 वीडियो, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपको बता दिए। देखो बच्चों, एक ना कॉन्सेप्ट है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है ना, इसको हिंदी में तो बोलते हैं अर्थोपाय अग्रिम, बहुत न्यूज़ में रहा है ये पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, हिंदी इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इंग्लिश में ही याद रखो इसको, वेज एंड मीन एडवांसेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ध्यान से देखो। पहले, सबसे पहले तो ये देखो कि ये 1997 में RBI ने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, पहली चीज तो ये याद कर रख लो, अभी की चीज नहीं है ये। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र और राज्य को ना कई बार लोन के रूप में कुछ राशि अग्रिम दी जाती है, किसके द्वारा, RBI के द्वारा। मतलब एक हिसाब से ऋण ही है ये, अगर आप सोचो लोन देता है ये। ठीक है, बट देता कितने टाइम के लिए, 3 महीने में वापस करना होता है, 3 माह के लिए देता है। एक तो ये याद रखो। दूसरा ये है कि इसकी जो रेट है, वो जो रेपो दर है ना,
जो रेपो दर होती है वही दर इसकी रहेगी। तो यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा रेपो से ज़्यादा होता है कम होता है, नहीं, रेपो दर के समान ही है, जो उसी दर पर ब्याज मिल उस ऋण मिल जाएगा बैंक को। ठीक है, एक और फैक्ट इसको लेकर याद रखो, वो ये है कि यह जो है, मैंने आपको एक एक्ट पढ़ाया था FRBM एक्ट, ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पढ़ाया था ना 2003 के बारे में, उसका हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है, ये का हिस्सा नहीं है ये। मतलब समझ रहे हो कि हम लोग उसमें क्या देखते हैं, इस एक्ट में क्या बताया था कि भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसको फिस्कल डेफिसिट में काउंट करते हुए शामिल नहीं किया जाएगा, इसको अलग रखेंगे। इसको सरकार गेम खेलती है बस किसी ना किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, ताकि उसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट दिखेगा अगर उसमें शामिल करेंगे, ये अलग रखते हैं इसको, ठीक है, इसमें शामिल नहीं करते। अब एक चीज़ और देख लो कि वेज मीन्स जो एडवांसेज हैं इसमें 2 टाइप होते हैं, 2 तरह से दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, ये बैंक को हो चाहे केंद्र को। एक तो होता है सामान्य वेन एंड मीन्स एडवांसेस, एक होता है विशेष स्पेशल, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सामान्य में तो नॉर्मल है जो लोन दे दिया बस, ठीक है। ये होता है कि जमानत जो है किसी चीज़ की, जो सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत के विरुद्ध प्रदान की जाती है, ये गवर्नमेंट जो की सिक्योरिटीज़ है ना उसकी जमानत पर प्रोवाइड किया जाता है ये स्पेशल लोन, ठीक है। ये बिना जमानत के है, बिना कोलेटरल के प्रोवाइड कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से समझ लो, लोन दे रहे हैं बस, कुछ नहीं है, और कहानी याद रखो इसको। और इसकी जो सीमा है वो राज्यवार, हर राज्य के लिए अलग अलग है, ठीक है, राज्यवार आरबीआई ने सेट कर रखा है, राज्यवार सीमा निर्धारित कर रखी है, ठीक है। तो भाई याद रखेंगे इसको, क्या होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अच्छा, एक बच्चे टर्म बड़ी न्यूज़ में रही पिछले कुछ सालों में, वो है श्रिंकफ्लेशन। फ्लेशन से समझ रहे हो ना, इन्फ्लेशन से लिया गया है ये श्रिंकफ्लेशन, ठीक है। हिंदी में मत ही करो, हिंदी में क्योंकि इसका कोई वर्ड बनता ही नहीं है, इंग्लिश में ही लिखा होता है ये हर जगह। देखो ये है क्या बच्चे, ये एक तो वर्ड याद रखो, छिपी हुई मुद्रास्फीति है ये, छिपी हुई महंगाई है। मैं बताता हूँ कैसे, और बहुत आसान एग्जांपल दूंगा, कभी भूलोगे ही नहीं जिंदगी में इसको, ठीक है। महंगाई तो है बट छिपी हुई, होता क्या है समझो, एग्जांपल समझो। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पर समोसा खाने जाते हैं ना, बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा ताकि समझ आ जाए आपको, ठीक है। मान लीजिए जैसे मुखर्जी नगर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए, वैसे मैं उस शॉप का नाम नहीं लूंगा, बड़ी फेमस है, ठीक है। तो ये ए शॉप है मान लीजिए जहाँ पर समोसा मिलता है, ठीक है। अब आप समोसा खाने गए तो वो डेली उसका जो प्राइस है वो 10 रुपये का मान लीजिए आपको समोसा मिलता है वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल समझो अब, ठीक है, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। 10 रुपये का मान लीजिए आपको समोसा मिलता है, आप वहाँ पर खा के आते हो। अब जो ये वाला है ना शॉप वाला, ये देख रहा है कि अगर मैं इस 10 रुपये को बढ़ाता हूँ, अगर मान लो मैं इसको 15 का करता हूँ ना, तो मेरी मांग कम हो जाएगी, लोग नहीं आएंगे खाने, कई लोग तो नहीं जाएंगे ना फिर, कि 15 रुपये तो महंगा है, स्टूडेंट एरिया है तो वो कहते हैं 10 रुपये तो ठीक है भाई मैनेज कर सकते हैं, 15 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा है, आप देखो देने वाले लोगों के लिए तो करोड़ों रुपये भी कम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, चलो भाई। तो अब ये क्या करेगा ना, अगर ये 15 रुपये करता है तो नुकसान हो गया ना इसको, अब ये बच्चों के माइंड से खेलेगा। ये क्या करेगा, ये जो समोसा पहले इतने साइज का दे रहा था ना, मान लीजिए इतने साइज का, ये समोसे का आकार छोटा कर देगा, प्राइस वही 10 रुपये रखेगा। खेल गया, गेम कर गया कि नहीं कर गया बच्चों के साथ। अब लोगों को लग रहा है कि 10 रुपये का ही समोसा है बट साइज तो कम हो गया ना, इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, ठीक है। इससे आसान या सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकता, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो भाई एक और कॉन्सेप्ट देख लो, एसडीएफ, वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा बताया था जब बैंकिंग रेट्स पढ़ाई थी, ये कुछ नहीं है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं इसको, स्थायी जमा सुविधा। होता क्या है, आप एक चीज देखो, जनरली क्या है, जो आरबीआई से लोन लेते हैं बैंक वगैरह, है ना, हम लोग देखते हैं ना, एक होती है रेपो दर, एक होती है रिवर्स रेपो। दोनों पढ़ाई हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाई थी, तो अगर फिर भी आज नहीं याद आ रही है इसका मतलब मेरी मेहनत को आप लोगों ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चलिए भाई, रेपो वो होता है जिस पर बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं उस दर पर, ठीक है ना, आरबीआई से लोन लेते हैं और आरबीआई यूज करता है इसको इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है। रेपो बढ़ा देगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, रेपो कम कर देगा तो इन्फ्लेशन अपने आप जो है, जब मार्केट में पैसा भेजना होगा तो रेपो को कम कर देता है आरबीआई, ये हो गया। रिवर्स में क्या होता है, जब आरबीआई खुद इन बैंकों से लोन ले लेता है कि भैया मुझे दे दो पैसा अपना, क्योंकि आप वो काम वही करता है इन्फ्लेशन को लेकर, इन चीज़ों को लेकर आरबीआई। अब इसी रिवर्स रेपो का ना एक अल्टरनेटिव ये भी है, ये 2014 में कमेटी आई थी जिसको बोलते हैं उर्जित पटेल समिति ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी 2014 में, बस नाम याद रखो। इसने इसको लेकर सिफारिश की थी कि आरबीआई क्या करे ना, बैंकों के पास जो अतिरिक्त पैसा रखा हुआ है, जो पैसा रखा हुआ है ना बैंकों के पास, वो आरबीआई अपने पास रख ले, ठीक है।
जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा मनी रखी होती है ना बैंकों के पास, वो आरबीआई अपने पास रखे और आरबीआई कुछ ब्याज दे दे उनको। और ये जो है रिवर्स रेपो, इसमें भी तो यही करता है आरबीआई। इसमें तो आरबीआई मांगता है कि दो मुझे, इसमें क्या करता है कि नहीं भाई तुम एक्स्ट्रा पैसे के बिना में मुझे दे दो। ठीक है, ये चीज़ ये है, इसको याद रखेंगे भाई। लेकिन आरबीआई ना इसमें क्या करता है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ना बिना जमानत के कहता है कि आप सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बिना कोलेट्रल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह इसकी जरूरत नहीं है। बिना किसी जमानत और बिना सरकारी प्रतिभूतियों के आरबीआई ये सरकार के से पैसा वो कर लेता है, सिक्योरिटीज नहीं इशू करता आरबीआई इसमें। इनमें तो सिक्योरिटीज इशू करता है। अगर आप रेपो और रिवर्स रेपो में देखोगे ना, रेपो में जनरली क्या करता है आरबीआई, आरबीआई कहता है कि ठीक है आप लोग भाई पहले मेरी ये सिक्योरिटी जो है ये खरीद के पैसा मुझे दो, ठीक है, फिर मैं आपसे यही सिक्योरिटीज वापस खरीद लूंगा। यही उल्टा इसमें कर देता है। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटीज का कोई लेना देना, ये बेसिक डिफरेंस है, बता रहा हूँ। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े चीज़ों को टीचर्स को भी नहीं पता होगा इसके अंदर डिफरेंस है क्या। डिफरेंस बस ये है, एसडीएफ जो है इसके अंदर क्या है कि जमानत के बिना जो है तरलता सोख लेता है आरबीआई। ठीक है, तरलता। अब बैंकों से पैसा छीन लेगा तो पैसा बचेगा क्या मार्केट में। बताया था कॉन्सेप्ट के नहीं, याद है कि नहीं, भूल गए सारी कहानी। फिर से जल्दी से बता देता हूँ एक लाइन में। देखो क्या होता है जब आरबीआई को, अब आपको पता है महंगाई है मार्केट में, जल्दी से बताऊंगा लेट हो जाएगा काम। आरबीआई में अब पता है मार्केट में बाजार में महंगाई है, तो सरकार बोलती है आरबीआई को भैया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, महंगाई को नियंत्रित करो। तो आरबीआई पता क्या करता है, आरबीआई क्या करेगा, मार्केट से पैसा खींचेगा। ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मार्केट से पैसा खींचेगा। तो खींचने के लिए क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक जो है, बैंक को पैसा, अब बैंक क्या करते हैं आरबीआई से लोन लेते हैं ना रेपो रेट के तहत, तो बैंक के पास जो है पैसा कम लोन लेंगे, कम ऋण लेंगे बैंक। क्यों, क्योंकि महंगा है ना ऋण, आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया कि भाई इतने % रेट पर मैं आपको लोन दूंगा, तो बैंक कम ऋण लेंगे। अब बैंक कम ऋण लेंगे तो वो नीचे ऋण कम देंगे, नीचे ऋण कम देंगे तो बाजार में पैसा कम आएगा। समझ रहे हो ना, बाजार में कम पैसा आएगा और बाजार में पैसा कम हो गया तो अपने आप मांग प्रभावित हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, मनी सप्लाई अगर ज़्यादा, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर बार पूछता है कौन सा जो स्टेप है सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनकारी होगा या मुद्रास्फीति जिससे सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। पिछले 2022 का ही क्वेश्चन है, 2021 का भी यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मतलब अगर बाजार में पैसा जा रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर बाजार से पैसा आरबीआई खींच रहा है, वापस कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में बिठा लोगे तो कभी गलत करोगे ही नहीं। आरबीआई अगर पैसा खींच रहा है तो ऐसा कोई स्टेप जिससे आरबीआई पैसा खींच रहा है तो इसका मतलब वो इन्फ्लेशनकारी नहीं हो सकता है, वो तो महंगाई को कम कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। और मान लीजिए उल्टा हो जाए, अब महंगाई नहीं है बिल्कुल, सरकार चाहती है कि थोड़ा सा तो महंगाई बढ़े, थोड़ी सी तो मांग बढ़े, मार्केट में डिमांड कम हो गई है एकदम। मैंने क्या बोला था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है मांग आधारित अर्थव्यवस्था है, डिमांड बेस्ड इकोनॉमी। तो मांग नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है हमारी। तो कुछ टाइम बाद सरकार कहती है डिमांड कम है, आरबीआई को बढ़ाओ थोड़ी, तो आरबीआई क्या करता है, फिर पैसा रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है। कम करेगा, बैंक ज़्यादा ऋण लेंगे, बैंक ज़्यादा ऋण लेंगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा तो फिर मांग बढ़ेगी लोगों के पास। अब देखो आप सोच लो, मार्केट में ज़्यादा पैसा तो क्या मतलब कि आपके पास ज़्यादा पैसा, आपके पास ज़्यादा पैसा आया, आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो जब किसी के पास पैसा होता है तो दिमाग घूम जाता है ना आप लोगों का, गाड़ी भी लेनी है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, तो बस सेम कहानी है। तो यही है मांग बेस्ड इकोनॉमी। आपकी मांग से ही सरकारें चलती हैं, आपकी मांग से ही अर्थव्यवस्था बूस्ट होती है। ठीक है, बोला कुछ और जाता है, होती कहानी कुछ और है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोगों को मैंने इस चीज़ को लेकर भी बहुत अच्छे से कहानी जो है बता दी है। चलो भाई कुछ चीज़ें और जल्दी से देख लेते हैं। इन्फ्लेशन की कहानी मुझे इसलिए बार बार बतानी पड़ती है ना कि इसको लेकर सवाल बार बार आता है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत हो गया ना तो फिर मेरी इकॉनमी का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो भाई बच्चों, एक चीज़ देखो, लेवेंडर की खेती को ना बढ़ावा देने के लिए एक कोशिश की गई, लेवेंडर की खेती। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो साइंस जो मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है, इसने ना इसके लिए बैंगनी क्रांति को शुरू किया है। ठीक है, बैंगनी क्रांति जो है अगर पूछ ले किससे जुड़ी है तो लेवेंडर की खेती है, एक पौधा है बस, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर एक खेती शुरू की जाती है। ये यूरोप की प्रजाति है मूलतः। अगर मान लो यूपीएससी फिर से पूछ ले ना, अब यहाँ पर अवेयर हो जाना चाहिए, स्थानिक प्रजाति पूछ चुका है ना, तो ये यूरोप की प्रजाति है। ठीक है, तो साइंस एंड जो मिनिस्ट्री है ये जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इसको बोल दिया उसने बैंगनी क्रांति।
तो अगर यूपीएससी पूछे बैंगनी क्रांति किससे रिलेटेड है, लेवेंडर से। अब जब बैंगनी क्रांति पढ़ रहे हैं ना तो जल्दी जल्दी 1 सेकंड में फिर से देख लो बाकी क्रांति, जल्दी जल्दी बोलूंगा भाई, लिख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लोगों को लिखना है। देखो काली क्रांति अगर पूछे तो पेट्रोलियम उत्पाद से रिलेटेड है, ठीक है। काली मतलब पेट्रोलियम उत्पाद से, सब क्रांति ही है, ठीक है, इसका उत्पादन बढ़ाना है, काली क्रांति। नीली क्रांति अगर पूछ ले तो मत्स्यन, मछली उत्पादन को लेकर अगर पूछे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्यन को लेकर है, ठीक है, मत्स्यन उत्पादन बढ़ाना है। सुनहरी पूछ ले गोल्ड, सुनहरी पूछ ले तो बागवानी, ठीक है, बागवानी के उत्पादन को बढ़ावा देना, मतलब सुनहरी क्रांति को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति पूछ ले तो दूध से रिलेटेड है, ठीक है, इसके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। उसके अलावा आप देखेंगे पीली क्रांति क्या है, तिलहन से, ठीक है, तिलहन वगैरह के उत्पादन को बढ़ावा देना, पीली क्रांति। फिर जल्दी जल्दी नाम बोल रहा हूँ भाई, नोट कर लेना। रजत क्रांति है अंडे से रिलेटेड, अंडों के उत्पादन को बढ़ावा देना। लाल क्रांति है टमाटर और मांस का उत्पादन, ठीक है, लाल क्रांति अगर पूछे तो टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, तो ये लाल क्रांति हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। गोल क्रांति अगर पूछ ले, गोल कौन होता है, आलू, तो आलू के उत्पादन को बढ़ावा देना। भूरी क्रांति चमड़ा और कोको उत्पादन, ठीक है, भूरी क्रांति अगर पूछ ले तो चमड़ा और आपका जो है भाई, इसको आप देखेंगे कोको का जो उत्पादन है, ठीक है, चमड़ा और कोको उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं, ठीक है। अगर पूछ ले, जैसे ये था सुनहरी क्रांति, ये अगर पूछ ले सुनहरा रेशा क्रांति, ठीक है, सुनहरा रेशा, तो अगर सुनहरा रेशा कहीं पर भी देखे ना क्वेश्चन में तो याद रखना जूट की बात हो रही है, ठीक है, जूट की, अभी पढ़ा भी चुका हूं जूट क्या है। धूसर क्रांति अगर पूछ ले, धूसर क्रांति अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है ये जो है उर्वरक के उत्पादन को, फर्टिलाइजर के उत्पादन को लेकर है, ठीक है। एक दो और बची हैं। गुलाबी क्रांति अगर पूछ ले, गुलाबी क्रांति अगर पूछ ले तो आपको याद रखना प्याज वगैरह, प्याज और झींगा उत्पादन, झींगा आप जानते हैं, ठीक है, झींगा उत्पादन को लेकर गुलाबी क्रांति। एक एक बचा है, लास्ट बचा है रजत क्रांति अगर पूछ ले, रजत क्रांति तो कपास के उत्पादन को लेकर, ठीक है। ये सारी बता दी हैं एक जगह, एक ही बार में काम खत्म, ताकि आप लोगों को फिर से अलग अलग जगह से पढ़ना ना पड़े, ठीक है, कहानी खत्म हो गई इस चीज को लेकर। तो कुछ चीजें और हैं, एक आध चीज और बची है मुझे लगता है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। अगर बच्चे यूपीएससी ये पूछे कि लिथियम जो है इसका सबसे बड़ा ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, और भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से ही क्या करता है, आयात। अब लिथियम क्या होता है, एक लाइन में समझ लो, बैटरी वगैरह में इस्तेमाल होता है इसका। वैसे तो इसके कई इस्तेमाल हैं, मुख्यतः ये लिथियम की बैटरी वगैरह बनती है ना, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। बाकी तो क्या, लैपटॉप में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, रॉकेट वगैरह में होता है, एयर स्पेस में होता है, दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन में होता है, तो बहुत सारे इस्तेमाल है इसके, पर मुख्यतः जो इसका इस्तेमाल है बैटरी में होता है लिथियम का। पर हम क्या है ना, हमारे पास इसके भंडार है नहीं, तो हम आयात करते हैं लिथियम सबसे ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखोगे, भारत में जो भंडार अगर यूपीएससी पूछ ले कि अगर थोड़ा बहुत है भारत में कि नहीं है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भारत में खोजा गया है जो कर्नाटक में मिलता है। तो लिथियम को लेकर भी अगर चीज़ें यूपीएससी फैक्चुअल फॉर्म में पूछता है तो आप लोग गलत नहीं करोगे, इसको लेकर भी आप लोगों को अच्छे से याद रख लेनी है भाई चीज़ें, ठीक है। एक बच्चों याद रखना आप लोग, रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, इसको लेकर शुरुआत जब हुई थी वॉर में, तो शिफ्ट जो था एक सिस्टम, शिफ्ट, इसको मैं बता देता हूँ एक लाइन में, याद रखना है इसको। इस सिस्टम से ना रूस को बाहर कर दिया गया था, है ना। तो दो चीज़ें सवाल बनेगा, एक तो ये है क्या, दूसरा इससे बाहर करने से किसी देश को क्या नुकसान होता है, बस तीसरा सवाल नहीं बन सकता इस पे, दो ही तरह का सवाल बन सकता है, दोनों ही बता दूंगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म देख लो, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, स्विफ्ट बोलते हैं इसको। इस सिस्टम से आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बाहर कर दिया गया है रूस को। पहले तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो। देखो 1973, पहला पॉइंट, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं है, ये मैसेजिंग नेटवर्क है, मैसेजिंग नेटवर्क है। होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में बंदा रह रहा है, ठीक है, उसको पैसा भेजना है इंग्लैंड में, तो जो इंग्लैंड का बैंक होगा ना उसका, वो वहाँ पे पहले उससे एक स्विफ्ट कोड मांगेगा कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड दो, वही स्विफ्ट कोड दिया जाता है। इस सिस्टम के तहत क्या दिया जाता है, 8 अंकों का, ये नंबर याद रखना, कई बार पूछ ले, 16 अंक लिख दे यूपीएससी, 8 अंकों का विशिष्ट कोड दिया जाता है, ठीक है, जिसको पैसा वगैरह भेजना है वही सिस्टम प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। इसको बैंक पहचान कोड बोलते हैं, ये लिख लो। तो ये तो चीज़ें एक तो समझ में आ गया कि होता क्या है ये, बट एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट ये याद रखना बच्चों, ये पैसा नहीं रखता है, आप ये नहीं, बैंक वगैरह नहीं है ये, इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, संदेश भेजता है ये। यूपीएससी यही कंफ्यूज कर देगा,
अगर पढ़ा नहीं होगा तो सिर्फ संदेश भेजता है, पैसा नहीं है इसके पास, जो पैसा नहीं डिपॉजिट करके रखता। एक तो ये समझो। अब मैंने क्या बोला आपको कि अगर किसी को निकाल देते हैं, यूपीएससी अगर पूछ ले कि अगर किसी देश को शिफ्ट से बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा, एक लाइन में अगर पूछे तो आप लोग क्या करोगे कि वो पूरी तरह से वो देश घरेलू निवेशकों पर डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं निवेशकों पर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, इस चीज को लेकर क्लियर होगी चीजें। ठीक है, मतलब उसका जब कंट्रोल ही काट देंगे, संदेश वगैरह बाकी बैंकों से वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, चीजें ही नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या मजबूरी हो जाएगी रूस की, फिर वो घरेलू डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर उसको डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, अच्छे से याद रखेंगे। 2 फैक्ट और बचे हैं, वो लिख लो, फिर होगी हमारी क्लास खत्म। एक फैक्ट ये है, अगर यूपीएससी पूछे कि कमोडिटी मार्केट आउटलुक, लिख देता हूं यहां पर, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, अगर यूपीएससी ये पूछे तो आपको बिल्कुल बिना सोचे ये दस देना है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, एक चीज़। अच्छा बच्चों, मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ अपडेशन है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, उसमें क्या है कि एक अपडेशन अभी हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम पर और अपडेशन हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप उसको अभी जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर लिख देना। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताए थे कि शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य कौन से हैं, भारत किन 5 देशों को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, उसमें थोड़ा सा एक बार अपडेशन हुआ है, थोड़ा मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता चल जाए। तो ये अगर देखो, सबसे पहले अमेरिका था, वो तब भी मैंने शायद बताया था, कुछ भी मैंने जहाँ पे लिखा हो उसको बस ये अपडेट कर लेना वहाँ पे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका यूएई है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा चीन, चौथे नंबर पर बांग्लादेश, और 5वें नंबर पर आपका जो है हांगकांग दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है इन 5 देशों को। ठीक है, और जो वस्तुएं हैं सबसे ज़्यादा निर्यात किसका करता है, भारत, उसमें शायद आपको अपडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो देखो, पहले नंबर पर तो हम पेट्रोलियम उत्पाद, ये तो मैंने तब भी बताया था, है ना, पेट्रोलियम उत्पाद। दूसरे नंबर पर आपको अपडेट करना है, वहाँ पर लिखना है कि अब जो है दवाएँ ज़्यादा भेजने लगे, तो ड्रग्स वगैरह जो है ना, ठीक है, दवाएं जो हैं, औषधि जो हैं, ये अब सेकंड नंबर पर आ गया है। तीसरे नंबर पर एक और देखो, जो आपका मोती वगैरह है, ठीक है, मोती हैं, ये पहले मैंने सेकंड नंबर पर बताया था, है ना, मोती और कीमती जो पत्थर हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह होते हैं ना, बहुमूल्य धातु होती हैं जो, ठीक है, पत्थर वगैरह, तो ये तीसरे नंबर पर आ गया है। चौथे नंबर पर एक चीज़ और ऐड कर लेना, लोह और इस्पात, ये चौथे नंबर पर हम भेजते हैं। और 5वें नंबर पर एक लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरी होती है ये हम करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये सीक्वेंस है, एक बार रट लो। अगर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो भी आएगा उसमें अगर कुछ अपडेट हुआ तो हम और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि वो मैं बाद में आपको करवाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई भाई। देखो, ये इकोनॉमी अब हम यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इकोनॉमी का पूरा वीडियो अब यहाँ से 5 वीडियो बन चुकी हैं, मैक्सिमम पोर्शन मैंने इकोनॉमी का कवर कर दिया है। ठीक है, इसको रट लेना, नोट्स बना लेना, बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, अब जो है हम आगे देखते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह शुरू करेंगे यहाँ से। तो एनवायरनमेंट का सेगमेंट अब हमारा शुरू होने वाला है। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्पीड हम बढ़ाते चलेंगे। थोड़ा सा वीडियोस कम आई हैं बट हम बढ़ा देंगे स्पीड, टेंशन मत लीजिए। 20 मई मतलब 20 मई मैं अपनी तरफ से ले आऊँगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरा, आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आप लोग फॉलो कर सकते हो डिलाइट आईएएस को। ठीक है, सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉल करें। ठीक है, डिलाइट आईएएस के जो आंसर राइटिंग ग्रुप है उसमें जुड़ना हो, इस नंबर पर कॉल करें। रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें आप उसमें अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो शेयर करो चीज़ों को। ठीक है, प्रमोट करो थोड़ा सा डिलाइट आईएएस को। अगर आप करोगे तो अच्छी बात है। 10,000 सब्सक्राइबर का बेस हम लोगों ने अचीव कर लिया है। ठीक है, आज रात को इसको लेकर एक मीटअप भी होने वाला है, तो आप लोग जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख लेंगे आज ही आज, वो रात को मीटअप में भी जुड़ें। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी। आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कोशिश करिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ाइए सपोर्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वायरल होनी चाहिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक कंटेंट पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।